हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी के नॉवेल देवकांता संतति सीरीज का 13वें भाग का 5वां बयान। विकास ने खत पढ़कर ख़त्म किया तो कुछ देर के लिए उनके बीच सन्नाटा छा गया। हर निगाह से पिशाचनाथ के ही चेहरे पर गड़ी हुई थी। पुनः पिशाचनाथ ने अपना बयान, जिसे वह वहाँ बैठे लोगों को सुना रहा था, आगे सुनाना शुरू किया। इस खत को पढ़ने के बाद भी मेरी क्या हालत हुई होगी, इस बात का अंदाज़ा भी आप खूब लगा सकते हैं। रक्त कथा भी मेरे हाथ से निकल गई थी, और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि रक्त कथा का चोर वही एकमात्र इंसान था जिसने मुझे प्रेतनाथ का कत्ल करते देखा था। मैं अगर रक्त कथा को हासिल करने का ख्याल दिमाग में लाता तो फ़ौरन ही उसकी वह धमकी मुझे कपकपा डालती। अब मुझे रक्त कथा भी हासिल करनी थी और अपना टमाटर वाला भेद भी बनाए रखना था। लेकिन अब तुम रक्त कथा हासिल किस मकसद से करना चाहते थे? एकाएक रैना ने यह सवाल पिशाचनाथ से किया। बड़ी फीकी सी मुस्कान के साथ मुस्कराया पिशाचनाथ। बोला, आप मेरी मालिक हो, विजय की बहन हो, अतः आप मेरे दिल का कोई भी भाव चालाकी भरे दिल से निकालने की कोशिश न करें। आप भी मेरी मालिक ही हैं और हुक्म देकर कोई भी सवाल पूछ सकती हैं। आप यही जानना चाहती हैं ना कि उस ख्वाब को देखने के बाद मैं रक्त कथा को मालिकों के लिए हासिल करना चाहता था, या मेरे दिमाग पर उस ख्वाब का कोई असर नहीं हो रहा था? यानी अब भी कहीं मैं उस तिलिस्म का मालिक खुद ही बनने की तो नहीं सोच रहा था? बस मैं यही जानना चाहती हूँ। वैसे तो आज तक मैं आप लोगों के सामने हर तरह से सोच विचार कर ये फैसला करके बैठा हूँ। अब मैं यहाँ से आपको अपनी ज़िंदगी की एक एक वारदात हकीकत में और दिल का हर ख्याल सच सच बताकर ही यहाँ से उठूँगा। आप किसी के भी हुक्म को नज़रअंदाज करने की मेरी ताकत नहीं है। हुक्म हो तो अभी आपको अपने दिल के उस वक्त के हालात बताऊँ, किंतु मेरी दरख्वास्त है कि मुझे अपना हाल अपने तरीके से बताने की छूट दी जाए। तो मैं छूट है, जिस तरह भी चाहो अपना हाल बयान करो, अल्फांसे ने कहा। एक आध और इधर उधर की बातों के बाद पिशाचनाथ ने आगे कहना जारी किया। आप सब लोग इस बात पर तो तरद्दुद करते होंगे कि जब मुझे सारी हकीकत मालूम थी, यानी जब मैं जानता था कि असल में मैं अमर सिंह खानदान का खानदानी खिदमतगार और उनके तिलिस्म का दारोगा हूँ, तो फिर मुझे दलीप सिंह के अय्यारों में शामिल होकर उसका ताबेदार बनने की क्या ज़रूरत थी? तो इसका जवाब यही है कि दलीप सिंह के अय्यारों में शामिल होकर नौकरी करने का हुक्म हमारे पिता भूतेश्वर नाथ ने ही दिया था। यानी मैं उसी वक्त दलीप सिंह का नौकर हो गया था जब हमारे पिता जिंदा थे। मरते वक्त उन्होंने मुझे और प्रेतनाथ को बताया था कि मुकरंद चोरी हो गया है, और उन्हें इस बात का शक है कि मुकरंद की चोरी के पीछे दलीप सिंह का हाथ है। मैं दलीप सिंह की ताबेदारी में रहकर मुकरंद का पता लगाने का उपाय करूं। बस इसी मकसद से पिताजी ने मुझे दलीप सिंह का नौकर बनने का हुक्म दिया था। इतना कहने के बाद एक गहरी सांस ली पिशाचनाथ ने। फिर बोला, इस तरह से एक ज़रूरी बात बताने के बाद मैं फिर वहीं से अपना हाल जारी करता हूँ जहाँ छोड़ा था। यानी रक्त कथा के इस तरह चोरी हो जाने के बाद मेरी हालत बहुत ही चिंताजनक हो गई थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तरफ रक्त कथा को हासिल करना बेहद ज़रूरी था, दूसरी तरफ ये भी मैं अच्छी तरह से जानता था कि रक्त कथा का चोर मेरे ऐसे गुनाह से वाकिफ़ है जिसे अगर वह दुनिया के सामने खोल दे तो मैं दुनिया में शक्ल दिखाने के काबिल ना रहूं। रह रहकर मुझे रात को दिखने वाले ख्वाब का भी ख्याल आता था। सबसे ज़्यादा जो बात मेरे दिमाग को चकरा रही थी वो ये थी कि मेरा भेद जानने वाला और रक्त कथा का चोर कौन है। कई बार दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं मेरी इस कोशिश से चिढ़कर वह मेरा नफ़रत भरा गुनाह सारी दुनिया के सामने खोल ना दे। खैर, बहुत सोच विचार के बाद आखिर मैंने फ़ैसला किया कि आगे हालात के मुताबिक जैसा कुछ भी ठीक होगा करूँगा। इस तरह से मैं दलीप सिंह की ताबेदारी में जाने लगा। मुझे यूं ही तरद्दुद में फंसे और दलीप सिंह की ताबेदारी करते करते वक्त गुजर गया। हाल को ज़्यादा लंबा ना करके मैं ये बता दूं कि इस वक्त मैं अपने अंदर बहुत से बदलाव कर लिए थे। जैसे इस बीच कुछ दिन के लिए रामकली से मेरी मोहब्बत चली और शादी हो गई। शादी के बाद मैं एक लड़की का पिता बना जिसे आज तक आप लोग जमुना के नाम से जानते हैं। अपने पिता का वह मकान जहाँ टमाटरों के खेत को देखकर मुझे अपना गुनाह याद आता था और अपने उस दिन के गुनाह से मैं कांपता था, मैंने छोड़ दिया। रामकली और जमुना के साथ मैं दूसरे मकान में रहने लगा। इस बीच मैं ये भी जान चुका था कि रक्त कथा का चोर और मेरे गुनाह जानने वाला बेगम बेनज़ूर का एक खास अय्यार शैतान सिंह है। उससे रक्त कथा हासिल करने के लिए मुझे ताकत की ज़रूरत थी। दलीप सिंह की ताबेदारी में रहकर उसके हक़ में मैंने कुछ ऐसे बड़े बड़े काम कर दिए थे कि अय्यारों की दुनिया में मेरा नाम इज्जत से लिया जाने लगा।
मैंने नए नए लड़कों को अपना चेला बनाकर उन्हें अय्यारी सिखाने का सिलसिला जारी किया। मेरे इस काम के पीछे और कुछ नहीं, यही मकसद था कि मेरी ताकत बढ़े और फिर उस ताकत से मैं शैतान सिंह के कब्ज़े से रक्त कथा निकाल सकूं। अय्यारों की दुनिया में मेरा नाम इज्जत से लिया ही जाता था, सो अय्यार बनने के शौक़ में नए नए लड़के मेरे शागिर्दों की टोली में शामिल होने लगे। इस तरह से मेरी ताकत बढ़ने लगी। मैं लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा ही हुआ था कि एक दिन शैतान सिंह ने मेरे सामने आकर ये धमकी दी कि मैं रक्त कथा को हासिल करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दूं, नहीं तो वह टमाटर फोड़ देगा। उसने मुझे धमकाया कि अगर मैंने उसे किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह सारे ज़माने के सामने मेरी हकीकत खोल देगा। उसकी यह धमकी सुनकर मेरे हौसले फिर पस्त हो गए, मगर मैंने अपनी ताकत को उसी तरह बढ़ाने का सिलसिला नहीं तोड़ा। मेरे शागिर्दों की तादाद में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। नए नए लड़कों को अय्यारी सिखाकर मैं इधर उधर की रियासतों में अय्यारी सिखाने भेजा करता था। उन्हीं दिनों एक नया ही चक्कर सामने आया। यह उस वक्त की बात है जब तीनों रियासतों के बीच ज़ोरदार किस्म की अय्यारी चल रही थी। आप गौरव और वंदना को दुनिया के सामने ला ही चुके थे। दलीप सिंह के खेमे में इनके सामने आते ही खलबली मच गई थी। रक्त कथा और राक्षसनाथ के तिलिस्म की जो बात लोग वक्त के साथ भूल से गए थे, गौरव और वंदना के सामने आने के सबब से वह फिर ताज़ी हो गई। दलीप सिंह ने अपने सभी अय्यारों को, जिनमें मैं शामिल था, हुक्म दिया कि हम लोग गुरबचन सिंह के सभी अय्यारों का कड़ा मुकाबला करें और जैसे भी हो गौरव, वंदना, अर्जुन सिंह और वचन सिंह को यानी गुरबचन सिंह को गिरफ्तार करने का उपाय करें। मेरे बारे में ये भेद बहुत कम लोग जानते थे कि मैं उन्हीं भूतेश्वर नाथ का लड़का हूँ जो राक्षसनाथ के तिलिस्म के दारोगा और अमर सिंह खानदान के खादिम थे। मैं भी दलीप सिंह के सब अय्यारों की तरह खुद को दलीप सिंह का वफादार साबित करने के उपाय करने लगा। अभी हमारे और आपके बीच कुछ ही दिनों अय्यारी के पैतरे चल पाए थे कि अचानक तीनों ही रियासतें चौंक पड़ी। दलीप सिंह, उमादत और बेगम बेनज़ूर के साथ साथ आपका दल भी ये सुनकर तरद्दुत करने लगा कि दो इंसान अक्सर राक्षसनाथ के तिलिस्म के आसपास देखे जाते हैं। टापू पर मौजूद सभी लोग बुरी तरह चौंक पड़े। यह धमाका राक्षसनाथ के तिलिस्म की तरफ से हुआ था। सबको ये तरद्दुत हुआ कि राक्षसनाथ के तिलिस्म की चाबी यानी रक्त कथा को का तो अभी तक किसी को ये भी नहीं मालूम था कि वह कौन है। तो फिर तिलिस्म के अंदर ये धमाका कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया? तीनों रियासतों के साथ साथ आपके दल में भी खलबली मच गई। अब मैं मुख्तसर में आपको ये बताता हूँ कि कहाँ कहाँ किस किस तरह खलबली मची। आपके खेमे में तो इस बात की खलबली मची थी कि आप यानी गुरबचन सिंह ये जानते थे कि इस तिलिस्म को महाराज विजय और अल्फान से ही आकर खोलेंगे। आपको रक्त कथा में लिखी बहुत सी बातों की मुकम्मल जानकारी है और रक्त कथा में तिलिस्म में होने वाले इस किस्म के धमाके का कहीं भी जिक्र नहीं है। सो आपके लिए ये धमाका ही चौंकाने का काफ़ी सबब था। आपने धमाका सुनते ही अपने बहुत से अय्यारों को तिलिस्म की तरफ दौड़ा दिया। उधर दलीप सिंह ने अपने अय्यारों को, जिनमें मैं भी शामिल था, इसलिए तिलिस्म की तरफ दौड़ाया था कि कदाचित वहाँ धमाका करने वाले किसी शख्स पर रक्त कथा हो और उसे हासिल किया जा सके। मुझे खुद को यह डर हुआ कि कहीं यह कार्रवाई शैतान सिंह की तो नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस वक्त रक्त कथा उसी के पास है। अतः मैं दूने जोश में तिलिस्म की तरफ भागा, मगर नहीं, हकीकत ये नहीं थी। यह धमाका शैतान सिंह ने नहीं किया था, बल्कि तिलिस्म में आने वाली इस धमाके की आवाज़ ने तो उसे भी चौंका दिया था। उसे ही क्या, उसकी मालकिन बेगम बेनज़ूर की हालत भी तो वही थी। वहाँ मैं आपको बता दूं कि शैतान सिंह ने रक्त कथा बेगम बेनज़ूर को सौंप दी थी। अतः बेगम बेनज़ूर को सौंपने का सबब यह था कि जब रक्त कथा उनके पास है तो तिलिस्म के अंदर ये धमाका कैसा। तो उधर से शैतान सिंह के साथ बेगम बेनज़ूर के भी बहुत से अय्यार तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। इसी तरह उमादत ने भी चौंक कर अपने अय्यार उधर भेजे थे। इस तरह सभी खेमों से अय्यार तिलिस्म के करीब पहुँचे। सबने देखा कि ये धमाका करने वाले वही दो इंसान थे जिन्हें दो एक दिन पहले तिलिस्म के आसपास देखा गया था। वे दोनों इस टापू की किसी भी रियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन दोनों में एक मर्द था और दूसरी औरत। औरत बेहद खूबसूरत थी, ऐसी खूबसूरत कि इस टापू पर क्या, सारी दुनिया में खूबसूरती के लिहाज से उसका मुकाबला करने के लायक कोई दूसरी औरत नहीं होगी। देखते ही अच्छे से अच्छा आदमी गश खा जाए, ऐसी खूबसूरती थी वह। और उसके साथ जो मर्द था, कदाचित वह बदसूरती में दुनिया के सभी आदमियों का बादशाह था। पीला, हल्दी जैसा पीला चेहरा, चेहरे की एक एक हड्डी उभरी हुई, अंदर को धसे गाल, दोनों तरफ से होठों की तरफ लटकी मूछें, गड्ढे में धसी छोटी छोटी किंतु बेहद चमकीली आंखें। उस चेहरे को देखते ही सिंगाई एकाएक विकास के मुंह से निकला। बेशक ये हुलिया सिंगाई दादा का है। बीच में मत बोलो प्यारे दिल जले, विजय ने कहा।
या तुमसे भी ज़्यादा समझदार लोग बैठे हैं। वह खूबसूरत औरत अपनी मम्मी जैक्सन के अलावा कोई नहीं हो सकती। लेकिन बीच में बोलकर अपने स्कॉच प्यारे की बातों में ब्रेक मत लगाओ। स्कॉच की राम कहानी में जो मज़ा आ रहा है उसे लूटो। हाँ तो स्कॉच प्यारे, हो जाओ शुरू। पिशाचनाथ, जो इस बीच विकास और विजय के बोलने से चुप हो गया था, ने एक बार अल्फांसियो गुरबचन सिंह की तरफ देखा। अल्फांसियो ने उसे आगे बोलने का इशारा किया तो बोला, उस वक्त हम सब लोग यानी टापू के निवासी आपसी दुश्मनी को भूल से गए थे। सबका ध्यान उन्हीं दोनों की तरफ मुखातिब था। पहले तो सब उन्हें देखकर हक्के बक्के से खड़े रह गए। फिर सबसे पहले आगे बढ़कर गौरव सिंह गुर्राया, कौन हो तुम? जवाब में वो खूबसूरत औरत बड़ी ज़बरदस्त अदा के साथ मुस्कुरा उठी। बदसूरत और डरावने मर्द के मुंह से एक ऐसी भयानक आवाज़ निकली जैसे बहुत से चमगादड़ इकट्ठे होकर लड़ने लगे हों। उसने कहा, आप सब लोग इस रियासत के रहने वाले हैं और ये जानकारी भी हमें है कि आप अलग अलग रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आप में से कौन किसका दुश्मन और दोस्त है। आपको बता दें कि मेरा नाम सिंघई है और इनका जैक्सन। हमें उम्मीद है कि आप सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम दोनों का नाम अच्छी तरह सुना होगा। हमें मालूम पड़ा है कि इस खंडहर में कहीं कोई खजाना दफन है। हम दोनों मिलकर उसी को हासिल करने आए हैं। ये धमाका क्या तुमने किया था? यह सवाल आगे बढ़कर मैंने किया। ये कैसा धमाका था और इसका सबब क्या था? यह धमाका हमने डायनामाइट से किया था। इस बार जैक्सन ने आगे बढ़कर अपनी मधुर आवाज़ में जवाब दिया। हमारे द्वारा यह धमाका करने के पीछे दो मकसद थे। पहला, इस खंडहर के उस बंद दरवाजे को तोड़ना और दूसरा, आप लोगों को यहाँ बुलाना। पहले में तो हमें कामयाबी नहीं मिली यानी दरवाज़ा नहीं टूटा, लेकिन हमारा दूसरा मकसद कामयाब है। इस दरवाजे को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती, गौरव सिंह ने कहा। पिछले 40 साल से न जाने कितने लोग इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मगर नाकाम रहे हैं। तुम्हें भला क्या कामयाबी मिलेगी? इसलिए तो हमने आप सबको अपने तरीके से यहाँ बुलाया है, सिंघई बोला। आप में से अगर कोई इस खजाने के बारे में जानता हो तो आ गया है। इस टापू के बाहर के किसी भी आदमी को हम खजाना हासिल नहीं करने देंगे। मैं गुर्रा उठा। लगता है तुमने हमारा नाम नहीं सुना है, जैक्सन। गुर्रा उठी। अगर तुम हमें जानते तो समझते कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस खजाने को हासिल करने से नहीं रोक सकती। तो हम भी नहीं रोकेंगे तुम्हें। जैक्सन के जवाब में ये लफ्ज़ आगे बढ़कर वंदना ने कहे, करते रहो इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश। अगर 7 जन्म भी तुम इस दरवाजे को तोड़ सके तो हम सबको अपना गुलाम समझना। इसका मतलब इसे खोलने की कोई ख़ास तरकीब है? सिंघई ने कहा। बेशक। ये लफ्ज़ अर्जुन सिंह ने कहे। तुम में से किसे मालूम है वह तरकीब? जैक्सन ने पूछा। क्यों बताएं कि किसे क्या मालूम है? शैतान सिंह बोल पड़ा। सिंघई और जैक्सन को सामने देखकर एक किस्म से टापू के दुश्मन भी अनजाने में एक दूसरे के साथी जैसी ही बातें करने लगे थे। हम में से तुम्हें कोई कुछ नहीं बताएगा। तुम कहते हो कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें इस खजाने को हासिल करने से नहीं रोक सकती। हम कहते हैं कि तुम इस दरवाजे को तोड़ या खोल कर ही इसमें दाखिल हो जाओ तो इस टापू का एक एक बच्चा तुम्हारा गुलाम हो जाएगा और तुम्हें खजाने तक पहुंचा देगा। सुनकर सिंघई के होंठों पर बड़ी क्रूर मुस्कान दौड़ गई। बोला, हमें टापू के बच्चे को गुलाम बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इतना तो हम सोच ही सकते हैं कि तुम सभी को इस खजाने की जानकारी नहीं है। सभी को होती तो खजाना अभी तक यहाँ ना होता। तुम सब में से एक या दो को ही जानकारी होगी। सो हमारा हुक्म है कि जिस किसी को भी जानकारी हो वह शराफत से सामने आ जाए, वरना हम इस टापू को लाशों का टापू बना डालेंगे। किसी को नहीं बख्शेंगे। ऐसी आग बरसेगी कि बच्चा बच्चा बन जाएगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? गौरव सिंह गुर्राया। हमारी धमकी कभी सिर्फ कोरी धमकी नहीं होती, जैक्सन ने कहा। हम जो कहते हैं उसे करते हैं। साथियों, अचानक शैतान सिंह सभी से मुखातिब होकर जोर से बोला, हम सब आपस में चाहे किसी के भी कैसे भी दुश्मन सही, लेकिन हमें यह भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि कोई अजनबी इस टापू पर आकर हमें ललकारे। इन अजनबियों का सामना करने के लिए हम सबको अपनी दुश्मनी भूल कर एक हो जाना चाहिए। यह इस टापू से जिंदा नहीं जाने चाहिए। मारो इन्हें। ठीक है ठीक है, एक साथ सभी बोल पड़े। तुम सब मिलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, जैक्सन ने कहा। बेकार ही हमसे दुश्मनी लेकर तुम सब अपने टापू के दुश्मन बन रहे हो। हम फिर चेतावनी देते हैं कि हमसे दुश्मनी करने का मतलब इस टापू को लाशों का टापू बनाना होगा। हम एक बार फिर मौका देते हैं कि जिसको इस खजाने के बारे में जानकारी हो वो शराफत से आकर हमसे मिल ले। हम किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें सिर्फ खजाना हासिल करना है। हम वादा करते हैं कि खजाना लेकर चुपचाप तुम्हारे टापू से चले जाएंगे। मगर अब हम सब भला कहाँ रुकने वाले थे? हम तो ये समझते थे कि हमारी मिली जुली ताकत का सामना भला ये लोग कहाँ कर पाएंगे। हम सब एक साथ उनकी तरफ झपट पड़े। अभी हम उनके करीब पहुंचे भी नहीं थे कि अचानक उन दोनों ने अपने अपने कंधों पर लटका लकड़ी और लोहे का बना एक हथियार उतार लिया। हम में से किसी को भी इस हथियार की खासियत नहीं मालूम थी। रट रट करके दोनों के हथियार गरज उठे। उस वक्त हम हक्के बक्के से रह गए जब दोनों के हथियारों से लपलपाती आग के दहकते शोले निकले।
ये शोले कई अय्यारों के जिस्मों में धस गए। जिसे भी ये शोले लगे चीख कर मर गया। अब तो हम सबके पैरों तले से धरती खिसक गई। सभी बुरी तरह घबरा उठे। उनके हथियारों से निकले आग के शोलों से खुद को बचाने के लिए हम सब जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। उस वक्त हम सब बुरी तरह घबरा उठे। उस वक्त हथियार हमारे लिए नई किस्म का ही था। हम सब में ये धारणा फैल गई कि वह मौत के दूत हैं। अंततः नतीजा ये हुआ कि जो कुछ वहाँ मर गए वे तो मर ही गए। बाकी सब अपनी अपनी जान बचाकर भागे। गौरव सिंह इत्यादि रमणी घाटी की तरफ, शैतान सिंह अपने बचे कुचे अय्यारों के साथ चंपानगर की तरफ, उमादत्त के बचे अय्यार चमनगढ़ की तरफ और मैं दलीम नगर की तरफ। उस दिन वे हथियार हम सब ने अपनी ज़िंदगी में पहली ही बार देखे थे। हम सभी पर अलग अलग आग उगलने वाले हथियारों का खौफ छा गया। सभी ने जब अपने अपने राजाओं को जाकर यहाँ का हाल बताया तो डर और तरद्दुद से उनका भी बुरा हाल हो गया। चारों तरफ सिंघई और जैक्सन के नामों का खौफ हो गया। अलग अलग राजाओं ने अपने अपने अय्यारों की मंडलियाँ इकट्ठी की और इन दोनों देवदूतों से छुटकारा हासिल करने के बारे में सोचने लगे। यह उसी रात की बात है जिस दिन पहली बार हमारा सामना इन दोनों से हुआ था। दलीप सिंह के खास कमरे में इस वक्त उनके सभी खास अय्यार मौजूद थे। इस बात पर विचार हो रहा था कि इन दोनों मौत के दूतों से कैसे छुटकारा पाया जाए। हम सभी उनके पास मौजूद उन आग उगलने वाले हथियारों से बुरी तरह आतंकित थे। उस वक्त रात का दूसरा पहर चल रहा था और जहाँ तक मुझे जानकारी है, हमारी ही तरह उमादत, बेगम बेनज़ूर और आप यानी गुरबचन सिंह भी अपने अय्यारों के साथ उन्हीं दोनों को सुलटने का हल ढूंढ रहे थे। दलीप सिंह के जिस कमरे में हम उस वक्त मौजूद थे, उसकी हर खिड़की और दरवाज़ा मजबूती के साथ अंदर से बंद था। यानी ना तो हम में से कोई बाहर की कैफियत देख रहा था और ना ही बाहर वाला कोई कमरे के अंदर की। अगर हम किसी फैसले पर पहुंच भी अभी हम किसी फैसले पर पहुंच भी नहीं पाए थे कि बाहर से बहुत ज़ोरदार चीख पुकार और शोर की आवाज़ें आने लगीं। हम सब चौंके। ये बाहर शोर और चीख पुकार कैसी मच रही है? अभी हम में से कोई दलीप सिंह के सवाल का जवाब दे भी नहीं पाया था कि कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटाया जाने लगा। खटखटाने का अंदाज ही ऐसा था कि जैसे बहुत से घबराए हुए और आतंकित सैनिक दरवाज़ा पीट रहे हों। हम सब ने चौंक कर उस तरफ देखा। ये हम सब समझ चुके थे कि कोई अनहोनी वारदात हो गई है। मुझ सहित एक साथ 5 अय्यार दरवाजे की तरफ लपके। दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गए हम सब। सारा कमरा लाल लाल रोशनी से भर गया। सभी बुरी तरह तरद्दुद में फंस गए। हम इस वक्त जिस कमरे में थे उसके बाहर बारादरी के बाहर महल का बाग था। दूसरे सभी जनों के साथ मैंने भी देखा। सारा माहौल आग की तपिश में लाल हो रहा था। हवा में जलती हुई आग लहरा रही थी। माहौल में चारों तरफ आग, आग और आग ही आग थी। घबराए हुए अय्यारों ने जिन्होंने दरवाज़ा पीटा तो बोले, कयामत आ गई है महाराज, कयामत आ गई है। और वाकई जैसे प्रलय आ गई थी। दलीप सिंह के साथ साथ अय्यार और मैं भी साफ देख रहे थे कि वाकई प्रलय आ गई है। हम सब देख रहे थे। बाहर बारादरी के पार बाग में आग बरस रही थी। सारे माहौल में आग के शोले लपलपा रहे थे और आकाश में जहाँ तक हम देखते थे वहाँ आग देखने को मिलती थी। लपलपाती भयानक आग ने इस तरह सारे आकाश को घेर रखा था जैसे बारिश के वक्त बादल घेर लेते हैं। सारे आसमान पर आग की घटा की हुकूमत थी। उस आग की रोशनी से माहौल चमचमा रहा था। कदाचित आपको यकीन नहीं आएगा कि आसमान से आग बरस रही थी। दलीप नगर में चारों तरफ हाहाकार सा मच गया था। चारों तरफ चीख पुकार और ज़बरदस्त भगदड़ मच गई। दलीप नगर पर आग बरस रही थी। मैदान, छत, बाजार, सड़कें यानी उन सभी हिस्सों पर आकाश से आग आ आकर गिर रही थी जो हिस्से आकाश के नीचे खुले में थे। हवा में आग जैसे नाच रही थी। आप ही बताइए कि क्या यह कयामत नहीं थी? दलीप नगर के न जाने कितने निवासी इस आग में जलकर मर गए। न जाने कितनी रियाया आग में जलकर तड़पने लगी। जो भी आग की वर्षा के समय खुले आकाश के नीचे था वह आग में इस तरह भुन गया जैसे भाड़ में चना। बहुत सी रियाया आसमान के नीचे पहरा देते सिपाही इत्यादि कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि वह आग की वर्षा कितने लोगों को निकल गई। जो इस कयामत की चपेट में आकर मर गए थे वो तो मर ही गए थे, लेकिन जो हमारी तरह बच गए थे यानी जो लोग छतों के नीचे से निकलकर खुले आसमान के नीचे नहीं गए वे बच गए थे। मगर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी हालत क्या होगी। वे किस कदर आतंकित होंगे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने सारे आसमान पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी हो। जलते हुए आसमान से हवा में लहराते आग के टुकड़े ज़मीन पर आ आकर गिर रहे थे। दलीप नगर पर आग की यह बारिश कोई 1 घंटे तक होती रही। इस 1 घंटे में किस किस का क्या हाल था इसे अलग अलग कहाँ तक बयान करूँ। बस मुख्तसर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बता देना बहुत समझता हूँ कि सभी लोग बुरी तरह आतंकित, घबराए हुए और मौत का इंतज़ार कर रहे थे। मुझ सहित सभी का ये ख्याल था कि क़यामत आ गई है।
और अब ईश्वर ज़मीन पर मौजूद हर प्राणी को मार डालना चाहता है। मगर उस वक्त हम सबका वहम टूट गया जब वातावरण में किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। हम सब पहले तो चौंके, फिर समझे कि भगवान हंस रहा है। सभी भौचक्के से हंसने वालों को तलाशने लगे। सारा माहौल उनके हंसने की आवाज़ से थर्रा रहा था। और हम सब ने देखा, वह नज़ारा देखते ही हम सबकी जैसे जान सूख गई। आपको यकीन नहीं आएगा कि हमने देखा, आसमान पर छाए बादलों के बीच दो चेहरे चमक रहे थे। आप सोच सकते हैं कि ये देखकर हमारी क्या हालत हुई होगी कि वे दोनों चेहरे दूसरे किसी के नहीं, सिंघई और जैक्सन के थे। हमने देखा, आसमान में छाई बादल रूपी याक के बीच हवा में उन दोनों के चेहरे साफ तौर से तैरते चमक रहे थे। माहौल में गूंजने वाली हंसी की आवाज़ उन्हीं दोनों की थी। हमने देखा, हवा में तैरते उनके चेहरे कंठ फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ हम देख रहे थे वह हमारे लिए कोई जादुई था। कोई 15 शायद तक वे उसी तरह हंसते रहे। सारा दलीप नगर उनके हंसने की आवाज़ से झंझनाता रहा। अचानक हंसी की आवाज़ बंद हो गई और माहौल में सिंघई का लहजा गूंजा। इस टापू के निवासियों, तुम सब हमें देख रहे हो और हमारी आवाज़ सुन रहे हो। हम जानते हैं कि हमारी ये आवाज़ इस टापू पर मौजूद बच्चे बच्चे के कानों तक पहुंच रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इस आग के बीच क्यों कर जिंदा है। हमारे चेहरे इस वक्त हवा में क्यों और कैसे तैर रहे हैं। आग की ये बारिश जो इस वक्त दलीप नगर पर हो रही है, इस टापू पर मौजूद बच्चा बच्चा देख रहा है। आप इसे क़यामत नहीं बल्कि हमारी छोटी सी कार्रवाई समझें। बहुत से लोग आज हमसे उस खंडहर में मिले थे। उनसे हमने कहा था कि वह आदमी हमारे सामने आ जाए जो हमें उस खंडहर में दबे खजाने तक पहुंचा सकता है, लेकिन कोई नहीं आया। उल्टे इस टापू के राजाओं ने हमसे दुश्मनी मोल ले ली। जो उस वक्त खंडहर में हमसे मिले थे, उन्हें ध्यान होगा कि हमने कहा था, अगर हमारा साथ ना दिया गया तो सारे टापू पर आग बरसेगी और इस सारे टापू पर लाशों का ढेर होगा। हमसे मिलने वाले समझ गए होंगे कि हमने झूठी धौंस नहीं दी थी। इतना कहकर सिंघई रुका तो जैक्सन की मधुर आवाज़ माहौल में गूंजी। सारे टापू पर तो नहीं, लेकिन इस वक्त की आग सिर्फ दलीप नगर पर बरस रही है। मगर दलीप नगर पर बरसती इस आग को टापू पर मौजूद हर प्राणी देख सकता है। टापू पर मौजूद बच्चा बच्चा हमारी आवाज़ भी सुन रहा है। हम बता देना चाहते हैं कि दलीप नगर पर यह आग का बरसना सिर्फ हमारी ताकत का नमूना ही है। अगर अब भी हमारी बात नहीं मानी गई तो सारे टापू पर हम एक साथ इसी तरह आग की बारिश कर सकते हैं। हम दलीप नगर के राजा दलीप सिंह को यह हुक्म देते हैं कि वह हमें उस आदमी को सौंप दे जो हमें खजाने तक पहुंचा सकता है। नहीं तो इस बार ऐसी आग बरसेगी कि सारा दलीप नगर जलकर भस्म हो जाएगा। दलीप नगर की एक एक चीज़ राख बन जाएगी। ये लव जैक्सन के चुप होने पर सिंघई कह रहा था, हम कल दिन में उसी खंडर में मिलेंगे। इस टापू के दूसरे राजा भी कान खोलकर सुन लें। जैक्सन की आवाज़, जिसे भी ये मालूम हो कि फला आदमी खजाने के वेद से वाकिफ़ है, उसे हमारे हवाले कर दें या हमें पता बताएं, वरना उनकी रियासतों का हर्ष दलीप नगर से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। ख़ास तौर से चंपानगर की रानी बेगम बेनज़ूर हमारी बात गौर से सुने। सिंघई की आवाज़, या तो वह कल किसी भी तरह खंडहर में हमारे पास उस आदमी को भेज दे जिसे खजाने का रहस्य मालूम है, वरना कल इसी वक्त चंपानगर पर आग बरसेगी। जो भी आदमी हमसे दुश्मनी या चालाकी दिखाने की कोशिश करेगा वह कभी जिंदा नहीं रहेगा। जैक्सन की आवाज़, हमें इस टापू पर रहने वालों से कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ पर हुकूमत करने वाले राजा अगर हमसे दुश्मनी मोल लेंगे तो अपने साथ साथ वे अपनी रियाया को भी ले डूबेंगे। बल्कि यूँ कहिए कि इस टापू का इंसान नाम की कोई चीज़ ही नहीं बचेगी। यहाँ सिर्फ लाशें ही रह जाएंगी। हम एक बार फिर कहते हैं कि हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ ख़जाना हासिल करने ही आए और उसे लेकर ही वापस जाएंगे। या तो वह आदमी जिसे इस खजाने की जानकारी है खुद ही हमारी मदद के लिए हमारे पास आ जाए, या अगर बेगम बेनज़ूर दलीप सिंह और मदद अपनी रियासतों को बचाना चाहें तो उस आदमी को हमारे पास भेज दें। अगर आप आपस में किसी ने कोई चालाकी नहीं की और सही आदमी को हमारे पास भेज दिया तो हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर कल हमारे पास खंडहर में उस आदमी को नहीं भेजा गया तो कल चंपानगर पर भी इसी तरह की आग बरसेगी। अपनी रियासतों के जलकर राख हो जाने और रियाया के मरने के जिम्मेदार राजा खुद होंगे। सिंघई ने कहा, किसी भी रियासत की रियाया में अगर कोई आदमी किसी ऐसे आदमी को जानता हो जो इस खजाने के रहस्य से वाकिफ़ हो तो वह खडर में पहुंचकर हमें बता सकता है। रियाया अगर खुद को बचाना चाहती हो तो उसे हमारा साथ देना होगा, वरना फिर वही माहौल में गूंजती दोनों की मिली जुली भयानक हंसी। मेरे ख्याल से मेरा इतना ही कह देना काफ़ी है कि उस वक्त टापू पर मौजूद बच्चा बच्चा इस नज़ारे को देख रहा था। सबके देखते ही देखते दलीप नगर पर आग बरसनी बंद हो गई। आसमान पर छाए आग के बादलों में से पहले सिंघई और जैक्सन के चेहरे गायब हुए और फिर ठीक उसी तरह जैसे बारिश करने के बाद आसमान से बादल गायब होते हैं, घटा रूपी आग गायब होने लगी।
कुछ ही देर में आसमान बिल्कुल साफ हो गया और वहाँ टिमटिमाते बेगुनाह सितारे चमकने लगे। आग की इस बारिश के बाद दलीप नगर में ही क्या, सारे टापू पर चहल पहल सी हो गई। रियाया अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगी। चर्चा का विषय सिर्फ एक ही था, आग की बारिश। हर चेहरा आतंकित, पीला और घबराया हुआ था। बच्चे बच्चे की जुबान पर सिंघई और जैक्सन के नाम थे। हर इंसान को उनके रूप में अपनी मौत नजर आ रही थी। आम रियाया की तो कौन कहे, खुद दलीप सिंह, उमादत बेगम, बेनज़ूर और आपकी यानी गुरबचन सिंह की हालत भी चिंताजनक थी। मुझ जैसे न जाने कितने अय्यार भी मौत के भय से थरथर काँप रहे थे। उस वक्त के सारे हालातों को बयान करके अपने किस्से को ज़्यादा लंबा तो क्या करूं। बस इतना ही बहुत है कि हम जैसे लोगों पर, जो रिवॉल्वर और टॉमी गन जैसे हथियारों से नावाकिफ़ थे, इस आग की बारिश का क्या हाल हुआ होगा। हमें उम्मीद है कि आप उस वक्त की हमारी हालत का वाजिब अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिंघई और जैक्सन के नाम इस टापू पर मौजूद बच्चे बच्चे के लिए जैसे मौत का पैगाम बन गए थे। उनका नाम याद आते ही यहाँ के लोग थर थर काँपने लगते थे। खैर, वह रात इसी तरह तरद्दुद, घबराहट और आतंक की बातों में गुजर गई। इस टापू पर रहने वाला एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो सिंघई और जैक्सन को मौत के दूत ना समझ रहा हो। दिन निकल आया, लेकिन लोगों के बीच होने वाली रात की आग और सिंघई जैक्सन के बारे में बातें न रुकीं। सबसे बुरी हालत उस दिन बेगम, बेनज़ूर, उसके अय्यार और चंपानगर की रियाया की थी, क्योंकि सिंघई और जैक्सन ने अपने आखिरी अल्फाजों में तो यही चेतावनी दी थी कि अगली रात चंपानगर पर आग की बारिश होगी। इसी सबब से सबसे ज़्यादा चंपानगर की रियाया और बेगम बेनज़ूर आतंकित थी। लोग अपने रोज़मर्रा के काम भूल चुके थे। रियाया इकट्ठी होकर बेगम बेनज़ूर के महल पर पहुंची और सारी रियाया मिलकर ज़ोर ज़ोर से ये मांग करने लगी कि खजाने के भेद को जानने वाले आदमी को खंडहर में सिंघई और जैक्सन के हवाले करके चंपानगर को क़यामत से बचाया जाए। मगर बेगम बेनज़ूर भी करें तो क्या करें। हकीकत तो ये थी कि टापू पर एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो सही मायनों में तिलिस्मे के अंदर घुस सकता। रक्त कथा में लिखे मुताबिक आप ही दोनों सही मायनों में तिलिस्मे में दाखिल हो सकते थे, और आप यहाँ थे ही नहीं। अगर टापू को बचाने के लिए सिंघई और जैक्सन के पास किसी आदमी को भेजें भी तो कैसे, यही तरद्दुद हम सबके सामने था। सारे दिन बेगम बेनज़ूर के खास कमरे में इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए बहस होती रही। एक आधा यार ने यह ख्याल भी रखा कि टापू की तीनों रियासतों को मिलकर खंडहर पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस ख्याल को रद्द कर दिया। अब किसी के अंदर सिंघई और जैक्सन से टकराने की ताकत नहीं थी, हौसला नहीं था। आखिर में बेगम बेनज़ूर ने शैतान सिंह को खंडहर में सिंघई और जैक्सन से मिलने भेजा। शैतान सिंह ने वहां जाकर उन्हें यह समझाने की बहुत कोशिश की कि हकीकत में टापू पर एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो उस खजाने तक जा सके। मगर उन दोनों में से किसी ने भी शैतान सिंह की बात पर यकीन नहीं किया। हाँ, इन बातों से सिंघई और जैक्सन को यह फ़ायदा ज़रूर हो गया कि अभी तक उन्हें यह मालूम नहीं था कि यह खजाना आम खजाना नहीं बल्कि तिलिस्मी खजाना है। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि इस तिलिस्मी की चाबी रक्त कथा नामक किताब है। यह भी उन्हें मालूम हो गया। थोड़ा बहुत पता लगाने के बाद सिंघई और जैक्सन ने यह पूछा कि रक्त कथा किसके पास है, तो शैतान सिंह ने जवाब दिया कि उसे मालूम नहीं। आखिर में नतीजा ये निकला कि सिंघई और जैक्सन शैतान सिंह की बातों का यकीन नहीं कर सके और शैतान सिंह को नाकाम वापस लौटना पड़ा। लौटते हुए शैतान सिंह को उन्होंने ये सूचना दे दी थी कि आज की रात चंपानगर पर आग बरसेगी। इस खबर ने टापू और चंपानगर के निवासियों की क्या हालत कर दी, इसका हाल मैं कहाँ तक कहूँ। बस इतना ही समझ लीजिए कि ये खबर सुनते ही चंपानगर की रियाया में मातम छा गया। मगर हो क्या सकता था। हुआ वही जो सिंघई जैक्सन ने कहा था, यानी ठीक उस वक्त पर आग बरसी। वही शम्मा इससे पहली रात दलीप नगर का था। वही कहाँ, उससे भी बढ़कर। इंसान तो कोई जला नहीं, क्योंकि सभी छतों के नीचे किसी खरगोश के बच्चे की तरह डरकर छुप गए थे। मगर हाँ, चंपानगर के मकान, बहुत से पेड़, खुले आसमान के नीचे मौजूद वह हर चीज़ जल गई जिसे आग जलाती है। उस रात 2 घंटे तक चंपानगर पर आग बरसती रही। पहली रात की तरह ही सबने आग के बादलों के बीच तैरते सिंघई और जैक्सन के चेहरे देखे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगली रात आग की बारिश चमनगढ़ में होगी। आग के बादलों के बीच तैरते सिंघई और जैक्सन के चेहरे ने यह भी कहा था कि इस टापू के रहने वाले खुद देख सकते हैं कि कल जो आग दलीप नगर पर बरसी थी, आज चंपानगर पर बरसने वाली आग से कम नुकसानदायक थी। आज तो हमारी आग ने उन चीज़ों को जलाया जिसे आग जला सकती है, लेकिन याद रहे, अगर कल तक हमारे पास तिलिस्मी खजाने का भेद जानने वाला कोई आदमी नहीं पहुंचा, तो कल चमनगढ़ पर जो आग बरसेगी वह आज या कल जैसी आग नहीं होगी, बल्कि ऐसी होगी कि मिट्टी में भी आग लगा देगी। महल, सड़कें, मकान इत्यादि सभी कुछ जलकर खाक हो जाएगा। यूँ समझो कि सारा चमनगढ़ खत्म हो जाएगा। चमनगढ़ का राजा उमादत ज़रा कान खोलकर सुन ले कि उसे अपनी रियासत और जान बचाने के लिए सिर्फ 24 घंटे दिए जाते हैं।
इन 24 घंटों में अगर वो हमारे पास उदा आदमी को भेज सकता है तो भेज दे, वरना कल ठीक इसी वक्त चमनगढ़ का नामो निशान इस टापू से मिट जाएगा। इस चेतावनी का उमदा तो चमनगढ़ की रियासत पर क्या फ़र्क पड़ा होगा, इसका अंदाज़ा आप यानी विजय और अल्फान से अच्छी तरह लगा सकते हैं। ज़्यादा मुख्तसर न लिखकर मैं यह साफ तौर पर लिख देता हूँ कि उन दिनों राजा उमादत का सबसे ज़्यादा भरोसे का यार बख्तावर सिंह था। उसने बख्तावर सिंह को अगले दिन दोपहर के वक्त खंडहर में सिंघई और जैक्सन के पास भेजा। जिस तरह से सिंघई और जैक्सन ने पहले दिन शैतान सिंह से बातें की थी, उसी तरह बख्तावर सिंह से भी की। बख्तावर सिंह ने भी उन्हें यही बताया कि असल में इस तिलिस्म के को जो जोड़ तोड़ सकते थे, उनका नाम शेर सिंह और देव सिंह था, जो मर चुके हैं। हकीकत यही है कि आज दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इसमें घुस सके। हाँ, इस तिलिस्म के बारे में लिखी गई किताब ज़रूर है, जिसे लोग रक्त कथा कहते हैं। इस रक्त कथा में इस तिलिस्म के ज़र्रे ज़र्रे की जानकारी है। उसकी इन बातों पर सिंघई ने पूछा, इस वक्त वह रक्त कथा किस पर है? दलीप सिंह पर। बख्तावर सिंह ने सिंघई के सवाल का जवाब में दलीप सिंह का नाम ले लिया। सिंघई ने कहा कि अगर तुम हमें रक्त कथा लाकर दे दो तो रात को चमनगढ़ पर जो कयामत आने वाली है वह टल सकती है। जवाब में बख्तावर सिंह ने उससे यही कहा कि वह दलीप सिंह के यहाँ से रक्त कथा हासिल ना कर सकेगा। उसने कहा कि जितनी जानकारी मुझे थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। आप में वह ताकत है कि दलीप सिंह से रक्त कथा हासिल कर सकें। मुख्तसर यह है कि आखिर में सिंघई ने कह दिया कि वे आज दिन में दलीप सिंह के रक्त कथा हासिल करने की कोशिश करेंगे। मिल गई तो चमनगढ़ क़यामत से बच जाएगा, नहीं तो चमनगढ़ और दलीप नगर दोनों को ही एक साथ आज रात भस्म कर दिया जाएगा। सिंघई और जैक्सन ने इतनी बातें करने के बाद बख्तावर सिंह चमनगढ़ वापस लौट आया। लेकिन तुमने तो कुछ देर पहले ये बताया था कि रक्त कथा उस वक्त बेगम बेनज़ूर के कब्जे में थी, अल्फांसे ने कहा। मेरा कहना ठीक ही था महाराज, पिशाचनाथ ने बड़े अदब के साथ जवाब दिया। रक्त कथा वाकई मेरे पास से शैतान सिंह ले गया था, और शैतान सिंह ने वह बेगम बेनज़ूर को सौंप दी थी। और जिन दिनों की ये वारदातें उन दिनों रक्त कथा बेगम बेनज़ूर के पास थी। तो फिर बख्तावर सिंह ने सिंघई और जैक्सन से ये झूठ क्यों बोला? ठाकुर निर्भय सिंह ने पूछा। उसने झूठ बोला या सच, ये तो उसे मालूम ही नहीं था, पिशाचनाथ ने जवाब दिया। रक्त कथा बेगम बेनज़ूर के पास है, और उस वक्त इस भेद को सिर्फ मैं ही तो जानता था। बाकी किसी को रक्त कथा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। हाँ, बख्तावर सिंह ने तो सिंघई और जैक्सन के सामने सिर्फ इसलिए दलीप सिंह का नाम ले दिया था कि सिंघई और जैक्सन जो क़यामत चमनगढ़ पर ढाने जा रहे हैं, उसका शिकार उनका दुश्मन दलीप सिंह और उसकी रियासत हो जाए। बख्तावर सिंह ने यह चाल यही सोचकर चली थी कि दलीप सिंह उसके मालिक उमादत का दुश्मन था, और वह सिंघई और जैक्सन का ध्यान चमनगढ़ से हटाकर दलीप सिंह की दलीप नगर की तरफ लगाना चाहता था। उसने सोचा था कि इस बहाने उनका खानदानी दुश्मन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और चमनगढ़ भी सुरक्षित बच जाएगा। लेकिन सिंघई ने तो रक्त कथा न मिलने की सूरत में दोनों रियासतों को खत्म करने की धमकी दे दी थी। इसमें बख्तावर सिंह क्या कर सकता था? पिशाचनाथ ने कहा। उसकी कोशिश तो यही थी कि वह सिंघई और जैक्सन का पूरा ध्यान दलीप नगर की तरफ कर दे, उनका शिकार दलीप सिंह ही हो। लेकिन इसका क्या किया जाए कि उसकी कोशिशों के बाद भी सिंघई और जैक्सन का पूरा ध्यान उनकी तरफ से नहीं हटा, और उन्होंने रक्त कथा न मिलने की सूरत में दोनों ही रियासतों को खत्म कर डालने की धमकी दे दी। कुछ भी सही, बख्तावर सिंह ने यह चाल चलकर दलीप सिंह को तो फंसा ही दिया था। अल्फांसे इस तरह बोला मानो सब कुछ समझ गया हो। बोला, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही दलीप सिंह तक ये खबर पहुंची कि बख्तावर सिंह ने सिंघई और जैक्सन से ये कह दिया है, तो दलीप सिंह कांप उठा। पिशाचनाथ ने पुनः अपना किस्सा जारी किया। वह बुरी तरह बौखला गया। फौरन ही अपने सारे अय्यारों, सेना के अधिकारियों और अपने राजनीतिक सलाहकारों को अपने खास कमरे में तलब किया। इस बैठक में मुझे खास तौर से तलब किया गया था। बख्तावर सिंह ने जो कुछ भी सिंघई और जैक्सन ने कहा था वह दलीप नगर की रियासतों को भी अच्छी तरह मालूम हो गया, और नतीजा ये निकला कि दलीप नगर की रियाया राजा दलीप सिंह के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार हो गई। रियाया भेड़ बकरियों की भीड़ की तरह महल के चारों तरफ जमा हो गई और नारे लगाने लगी, रक्त कथा पहुँचाओ, हमें बचाओ। अब इस बागी भीड़ को कौन बताता है कि रक्त कथा हमारे पास नहीं है? उधर दलीप नगर में लगभग यह बगावत हो चुकी थी। इधर दलीप सिंह के खास कमरे में इस मुसीबत से छुटकारा पाने की कोशिश की जा रही थी। बातों का सिलसिला दलीप सिंह के एक राजनीतिक सलाहकार ने इस सवाल के साथ शुरू किया, क्या महाराज के पास वाकई रक्त कथा है? रक्त कथा होती तो फिर रोने ही काहे का था? दलीप सिंह की आवाज़ इस कदर काँप रही थी कि जैसे वह भी रो पड़ेंगे। इसका मतलब कमबख्त बख्तावर सिंह ने सिंघई और जैक्सन के सामने महाराज का झूठा ही नाम ले दिया। एक सलाहकार ने अपनी अक्लमंदी का कीमा निकालते हुए कहा। बेशक, राजा दलीप सिंह ने जवाब दिया। इसका मतलब ये कमबख्त उमादत सारे टापू पर इतनी ज़बरदस्त मुसीबत आने के बाद भी दुश्मनी को नहीं भूला है। श्यामा सिंह ने कहा। उसने हमारी रियासत को ख़त्म कराने के लिए सिंघई और जैक्सन का ध्यान इधर किया है।
बेशक यही बात है। गिरधारी सिंह भी बोल पड़ा। तभी तो उसने ये झूठा इल्ज़ाम महाराज पर थोपा। ओफो! परेशान से दलीप सिंह बोले। ये सब बातें तो हम सभी के दिमागों में हैं। मैंने यहाँ आप सबको इस किस्म की बातें करने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप मुझे ये राय दें कि जो मुसीबत हम पर आई है उससे छुटकारा कैसे मिले। ये बात तो साफ है कि बदकार उमादत इस वक्त भी अपनी दुश्मनी निकालने से नहीं चूका। मगर इस वक्त सवाल उमादत या उसकी चाल का नहीं है। जो चाल वह चल सकता था वह चलकर उसने अपनी नीचता तो दिखाई दी। सवाल तो यह है कि उसने हमें जिस मुसीबत में फंसा दिया है उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। उमादत को तो हम बाद में फिर कभी मौका लगने पर भी देख सकते हैं। मगर इस वक्त सोचने का मकसद यह है कि सिंघई और जैक्सन की क़यामत से रियासत को कैसे बचाया जाए। इस बारे में जिस जिस आदमी की जो राय हो वो दे। इस वक्त उमादत को कोसने या उसे बुरा भला कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। राजा दलीप सिंह की बात सभी को जची। मगर अभी तक कोई कुछ कह भी नहीं पाया था कि अचानक कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दलीप सिंह का इशारा पाकर अपनी जगह से मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने हड़बड़ाए और आतंकित से 5 सिपाही खड़े थे। उनके चेहरों पर ऐसी हवाइयाँ उड़ रही थीं कि जो उनके बिना कुछ बोले ही किसी खतरनाक और अनहोनी वारदात की खबर देती थी। उनमें सबसे आगे खड़े सिपाही के हाथ में एक कागज़ था। आंखों में खौफ, चेहरा पीला। क्या बात है? मैंने पूछा। सिंघई और जैक्सन अभी अभी दलीप नगर में आए थे। हकलाता हुआ था उसने उनमें से एक सिपाही बोला। दोनों के हाथों में आग उगलने वाले हथियार थे। हमारे कुछ सिपाहियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की मगर उन्होंने उन सभी को अपने हथियारों से मार डाला। 10-12 रियाया के आदमी भी उन्होंने मारे हैं। पहले तो कुछ लोगों ने उन्हें देखने और गिरफ्तार करने की कोशिश की, किंतु जब देखा कि जो भी इंसान उनके सामने पड़ता है वे बेहिचक उसे ही मार डालते हैं तो सारे दलीप नगर में आतंक छा गया। सारे बाजार बंद हो गए। हर मकान का दरवाज़ा बंद है। सड़कों या गलियों में एक भी आदमी नज़र नहीं आ रहा है। सारे दलीप नगर को खौफ ने अपने पंजों में समेट लिया। जिधर से भी वे गुजरे उधर उन्हें सूनी सड़कें और रास्ता साफ ही मिला। जो जाने अनजाने उनके सामने आया उसे उन्होंने वहीं आग उगलने वाले हथियार से मार डाला। इस वक्त वे दोनों कहाँ हैं? अब तो वे राक्षसनाग के तिलिस्म की तरफ वापस लौट गए, सिपाही ने कहा। मगर अपना लिखा हुआ ये कागज़ दे गए। उसने अपने हाथ में दबा कागज़ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने उससे कागज़ ले लिया और उसे वहाँ से जाने का हुक्म देकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उस सिपाही ने मुझसे जो कुछ कहा था कमरे में मौजूद लोगों ने वह सुन लिया था। लगता है अब हमारी रियासत को खुद भगवान भी नहीं बचा सकेगा, दलीप सिंह बोल पड़े। इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा महाराज। दरवाज़ा बंद करने के बाद वापस आकर अपनी जगह पर मैं बैठता हुआ बोला। हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर आप ही हिम्मत खो देंगे तो हम क्या करेंगे? हिम्मत करने से ही क्या होगा? दलीप सिंह बिल्कुल उखड़ चुके थे। वे दोनों इस तरह खुलेआम रियासत में घुसे और अनगिनत आदमियों को मारकर चले गए। हमारी रियासत के बाजार और मकानों के दरवाजे बंद पड़े रहे। हम यह बैठक में बेकार की बातें करने के अलावा कुछ न कर सके तो हिम्मत से भी क्या होगा? हमें यूं ही गाल बजाते रात हो जाएगी और फिर। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, बागी सिंह ने कहा। हमें आखिरी वक्त तक कुछ उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करोगे तुम? झुंझला उठे दलीप सिंह। क्या होगा तुम्हारे लिए? उसी पर तो विचार करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बलदेव सिंह ने कहा। मुमकिन है कि सबकी राय से कोई ऐसा उपाय सामने आ सके जिससे कुछ हो सके। आपको हमें बहस करने की इजाज़त देनी चाहिए। इस वक्त मेरी तरफ से तो तुम्हें सब कुछ करने की इजाज़त है, परेशान से दलीप सिंह बोला। चाहे जो सोचो और करो, मगर मुझे ये उम्मीद नहीं है कि तुम ऐसा कुछ कर सकोगे जिससे दलीप नगर बच सके। लेकिन ऐसा ख्याल दिमाग में लाकर खाली बैठना और क़यामत का इंतज़ार करना भी तो कहीं की समझदारी नहीं है। महाराज, मैंने कहा, जब तक हमारे पास वक्त है उस समय तक हमें कुछ करना ही चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा। सबसे पहले तो ये खत मैं आप सबको सुना दूं जो कदाचित सिंघई और जैक्सन ने हमारे लिए लिखा है। सभी उस खत का मजमून जानने के लिए बेचैन थे। पिशाचनाथ ने कहा। मैंने वह खत सबको पढ़कर सुनाया। सिंघई और जैक्सन का वह खत आज तक मेरे पास महफूज है। कहने के साथ ही पिशाचनाथ ने बटुए में से खत निकालकर अल्फांसे को पकड़ा दिया। अल्फांसे ने खत लिया और पढ़कर सबको सुनाया। इस खत को हमारे पाठक भी तो सुनना चाहते होंगे। सुनिए, अल्फांसे पढ़ रहा है। दलीप सिंह, हमें मालूम है कि तुम्हें अब से कुछ देर पहले ही हमारे और बख्तावर सिंह के बीच होने वाली बातों की सूचना मिल चुकी है। तुम्हें मालूम है कि बख्तावर सिंह ने हमें बता दिया है कि रक्त कथा तुम्हारे पास है। हमें उम्मीद है कि हम रक्त कथा के जरिए में बिना किसी आदमी की मदद के ज़रिए खजाने तक पहुंच जाएंगे। अतः हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि फ़ौरन रक्त कथा खंडहर में हमारे पास पहुंचा दो। ना पहुंचाने पर हम तुम्हें क्या सज़ा देंगे ये भी तुम जान ही चुके हो। खुद को और अपनी रियासत को बचाना चाहते हो तो रक्त कथा फ़ौरन पहुंचा दो।
वरना आज रात दलीप नगर में जो भी कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, सिंघई और जैक्सन। पत्र पढ़ने के बाद अल्फांसे ने कहा, इसमें कोई खास मजमून नहीं है। इस मजमून की तो हमें उम्मीद ही नहीं थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम सिंघई की लिखाई खूब पहचानते हैं। ये उसी का लेख है। खैर, तुम आगे कहो क्या हुआ। इस बात का मजमून सुनने के बाद दलीप सिंह और भी ज़्यादा उखड़ गया। पिशाचनाथ ने बताना शुरू किया। वह रह रहकर ये कहने लगा कि अब किसी के किए कुछ नहीं होगा। जो होना है वो रात को हो जाएगा। सब अपनी मौत का इंतज़ार करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके इस तरह नाउम्मीद हो जाने पर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है महाराज, हमें कुछ सोचने और करने का मौका तो दें। तुम पर पूरा मौका है, जो चाहो सो करो। दलीप सिंह के इन अल्फाजों से ही जाहिर होता है कि वह कितना टूट चुका था। मुझे तो अब उम्मीद है नहीं कि तुम में से कोई कुछ कर सकता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अगर तुम में से किसी ने यह करिश्मा दिखा दिया तो ज़िंदगी में उसका शुक्रगुजार रहूँगा। दलीप नगर का सारा शाही खजाना उसके नाम लिख दूंगा। अपनी रियासत का सबसे बड़ा अय्यार उसे बना दूंगा। इसके अलावा जो कुछ भी वो मांगेगा उसे वही दूंगा। तो फिर मेरी एक राय है, गिरधारी सिंह ने कहा। हम सब पलट कर गिरधारी सिंह का चेहरा देखने लगे। कुछ सायतों तक सबके बीच सन्नाटा रहा। फिर मैंने पूछा, क्या? यही कि हम में से इसी वक्त कोई जाकर सिंघैया जैक्सन से मिले और उसे सारी हकीकत बता दे। गिरधारी सिंह ने कहा, यानी हम किसी भी तरह उन्हें इस हकीकत पर यकीन दिला दें कि बख्तावर सिंह ने रक्त कथा के बारे में जो कुछ उनसे कहा है वो सब गलत है। उसने हमसे बदला लेने या दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा किया है। इससे क्या होगा? मैंने पूछा। होना ही क्या है, वही होगा जो हम चाहते हैं, गिरधारी सिंह ने कहा। यानी अगर हम में से कोई वहाँ जाकर उन्हें किसी भी तरह अपनी बात का यकीन दिला दे तो वे हमारी रियासत को बख्श देंगे और उमदत को झूठ बोलने की सज़ा देंगे। उसके इस जवाब पर एक शायद के लिए मैं चुप हो गया। नतीजा ये हुआ कि दलीप सिंह सहित कमरे में मौजूद करीब सभी हजरात उसकी बात के हक में थे। सबने उसकी बताई हुई तरकीब में हाँ मिलाई, मगर मुझे उसकी बात कोई ज़्यादा वजनदार नहीं लगी थी, सो मैं चुप रहा। आखिर दलीप सिंह ने मुझसे ही कहा, पिशाच, तुम चुप हो। लगता है तुम्हें गिरधारी की तरकीब पसंद नहीं आई। सबकी निगाहें मुझ पर जम गई। मैंने धीरे से कहा, आप सही समझे हैं हुजूरे वाला। क्यों? दलीप सिंह ने पूछा। इस तरकीब में तुम्हें क्या कमी नजर आई? अगर गौर से सोचा जाए तो इस तरकीब में कोई खास बात नहीं है, मैंने कहा। मान लीजिए कि हम में से कोई भी आदमी वहाँ जाकर उनसे मिल भी लेता है और किसी तरह उन्हें अपने यकीन में ले लेता है और उनके सामने ये साबित करने में कामयाब भी हो जाता है कि हम सच्चे और बख्तावर सिंह झूठा है। तब भी मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है कि हमारी रियासत क़यामत से बच जाएगी। वे भी वे फिर भी दोनों ही रियासतों को ख़त्म करने की सोच सकते हैं। अगर ये मान भी लें कि आज रात वो हमारी रियासत को छोड़ देंगे और चमनगढ़ को ही ख़त्म करेंगे, तब भी हमारे उपाय का क्या हल निकला? यही कि हमारी रियासत बच गई और दुश्मन की रियासत खत्म। श्यामा सिंह ने कहा। उससे फ़ायदा क्या है? मैंने कहा। वही कहावत फिट होती है कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये तो ठीक है कि इस तरकीब से हम आज रात खुद को बचाकर दुश्मन को जड़ मूल से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन सवाल इस वक्त ना तो अपने उम्मत जैसे दुश्मन से बदला लेने का और ना ही आज रात के लिए अपनी रियासत को बचाना। हमें ऐसी तरकीब ढूंढनी है जिससे हम सिंघई और जैक्सन के खौफ से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकें। कहने का मतलब ये कि मान लिया आज हम खुद को बचा लेते हैं, तो ज़रा ये सोचो कि आगे इन दोनों से खुद को कैसे बचाएंगे। अगर ये यहाँ रहे और इसी तरह ताकतवर रहे तो कभी ना कभी ये हमें खा ही जाएंगे। अतः ज़रूर हमें एक ऐसी तरकीब करनी है जिसके ज़रिए हम इन दोनों से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाए। बात तो पिशाचना तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दलीप सिंह ने कहा। लेकिन इसके अलावा और ऐसी क्या तरकीब हो सकती है? गिरधारी सिंह को अपनी तरकीब कट जाने की झुंझलाहट थी। यही तो सोचने की बात है, मैंने कहा। अगर दिमाग घुमाया जाए तो कदाचित कोई ऐसी तरकीब भी निकल आए। दलीप सिंह को मेरी बात जच गई थी, इसलिए फिर आपस में इस मसले पर बहस होने लगी, मगर मुझ सहित किसी को ऐसी तरकीब नहीं सूझी। काफ़ी बहस के बाद भी जब हम लोग कोई ऐसी नई तरकीब निकाल पाने में नाकामयाब हो गए तो आखिर में फिर गिरधारी सिंह बोला, मेरा ख्याल तो यह है कि हमें फिर उसी पहले वाली तरकीब पर आना चाहिए। फिलहाल किसी को भी ऐसी तरकीब नहीं सूझ रही है जिससे इन दोनों से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। मैं समझ गया कि चाचा जी क्या कहने जा रहे हैं। उनकी बात बीच में ही काटकर बलदेव सिंह ने कहा, मैं भी यही कहने वाला था कि शाम हो चुकी है, कुछ ही देर में रात हो जाएगी। क़यामत का वक्त करीब आता जाएगा और हम ऐसी कोई भी तरकीब नहीं सोच पाएंगे। मेरी राय यह है कि फ़िलहाल हम गिरधारी चाचा की तरकीब से अपने ऊपर मंडराने वाला खतरा टाल दें। उसके बाद में इतना वक्त मिलेगा कि हम आराम से सोच लें। फिर हम आपस में बैठकर कोई ऐसी तरकीब सोचेंगे जिसके ज़रिए इन दोनों मौत के दूतों के डर से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकें। हालातों को मद्देनज़र रखकर तो बात तो गिरदारी की भी ठीक है पिशाच, दलीप सिंह ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। एक शायद मैंने सोचा, फिर बोला, सही तो है महाराज, लेकिन फिर भी मुझे शक है कि इस तरकीब से हम आज रात का खतरा भी टाल सकेंगे।
ऐसा ना हो कि वे हमें झूठा समझे और हमारा हाल भी चमनगढ़ जैसे ही करें। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि हम उन्हें अच्छे होने का सबूत दे दें, तो कम से कम आज रात का खतरा खतरा हमारे ऊपर से टल सकता है। श्यामा सिंह ने कहा, लगता है कि तुमने हमारी बात काटने की कसम खा रखी है, तभी तो हम अपने सच्चे और बख्तावर सिंह के झूठे होने का यकीन दिला सकें। मैंने कहा, यकीन तुम्हें दिलाना ही होगा, इस बार बागी सिंह ने कहा। यह सोचकर मैं हल्के से मुस्कराया कि सभी मेरे खिलाफ हो रहे हैं। बोला, कौन दिलाएगा यकीन? मैं दिलाऊंगा। गिरधारी सिंह को मुझ पर कुछ गुस्सा सा आ गया। ये कोई नाराज़ होने की बात नहीं है गिरधारी कि मैं तुम्हारे तर्क काट रहा हूँ। मैंने उसी तरह आराम से मुस्कुराते हुए कहा, हम सब यहाँ इकट्ठे होकर अच्छी तरह से हर बात को सोचने समझने के लिए बैठे हैं। क्या बुराई है कि योजना में जो कमी हो वो हमारी आपस की बहस से निकल जाए? उससे तो अच्छा ही है कि आगे जाकर हमारी तरकीब किसी छोटे से सूत्र पर नाकामयाब हो। कोई अगर ऐसा सूत्र भी हो तो वह हमारी आपसी बहस से निकल जाएगा। तुम भैंस कहाँ मेरी काट रहे हो? गिरधारी सिंह को मुझ पर गुस्सा आ गया था। कोई नई तरकीब तो बता नहीं रहे हो, सिर्फ मेरी बताई तरकीब को बेकार ही नाकामयाब साबित करने की कोशिश कर रहे हो। बिना मतलब नहीं दोस्त, मेरा मतलब है, मैंने कहा, और वो मतलब यह है कि कहीं हम उनके सामने जाकर भी अपनी तरकीब से वह काम करवाने में नाकाम ना हो जाएं। अच्छा छोड़ो, कुछ देर के लिए ये सोचो कि मैं सिंघई हूँ और तुम मेरे सामने आए हो। अब साबित करो कि तुम सच्चे और बख्तावर सिंह झूठा है। मैं हर तरह से उसे यकीन दिलाऊंगा। कैसे? मैंने कहा, मैं सिंघई हूँ और तुम्हारी सारी बात सुनने के बाद मैं ये कहता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो अब तो मुझे यकीन दिलाओ कि तुम सच्चे हो और बख्तावर सिंह ने रक्त कथा के बारे में जो कुछ मुझसे कहा वो झूठ था। मैं किसी भी तरह यकीन दिला दूंगा। यही तो वो जगह है दोस्त जहाँ तुम्हारी तरकीब कमज़ोर है। मैंने कहा, यह कहने से काम नहीं चलेगा कि तुम किसी भी तरह उन्हें अपने सच्चे होने का यकीन दिला दोगे। सवाल यह है कि तुम यकीन दिलाओगे कैसे, क्या कहोगे, क्या सबूत दोगे? हकीकत यह है कि हमारे पास कोई भी लफ्ज़ या सबूत नहीं है जिसके ज़रिए हम उन दोनों के सामने खुद को सच्चा और बख्तावर सिंह को झूठा साबित कर सकें। अगर किसी भी आदमी के पास ऐसा कोई सबूत हो तो वो उसे पेश कर सकता है। सभी चुप हो गए, गिरधारी सिंह भी। मैं फिर बोला, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं इतनी देर से इस बारे में बहस कर रहा हूँ। अगर अब भी दिमाग में बात ना आई हो तो ज़रा गौर से सोचें। जब हम सेंगई और जैक्सन से ये कहेंगे कि रक्त कथा हमारे पास नहीं है, तो सेंगई इस बात का फैसला नहीं कर सकेगा कि बख्तावर सिंह ने उससे सच बोला है। इस हालत में नतीजा फिर वही होगा, यानी सेंगई और जैक्सन दोनों ही रियासतों को अपना शिकार बनाएंगे। बात तो तुम अच्छी कर रहे हो पिशाच, दलीप सिंह ने कहा, लेकिन हकीकत देख रहे हैं कि अभी तक तुमने अपने दिमाग से निकाल कर कोई ऐसी खास तरकीब नहीं रखी है जो काम आए। मैं चुप रह गया। कोई तरकीब दिमाग में होती तो बोलता भी। इन दोनों मौत के दूतों से हमेशा के लिए तो हम एक ही सूरत में छुटकारा पा सकते हैं, दलीप सिंह के एक खास रियासती मददगार ने कहा, और वह सूरत है इनकी मौत। अगर हमारा कोई अय्यार इन्हें मार डालने का हौसला रखे तो कदाचित, लेकिन जब वे किसी को अपने करीब पहुंचने से पहले ही आग उगलने वाले हथियार से, ठहरो, अचानक मैं ज़ोर से चीख पड़ा। एक ही सायत में मेरे दिमाग में एक तरकीब घूम गई। मेरे चीखने के सबब से सबकी निगाहें मेरे चेहरे पर जम गई। बोला, मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी तरकीब आई है। बोलो, दलीप सिंह ने धीरे से कहा। हम में से कोई आदमी इसी वक्त सिंघई और जैक्सन से मिले, मैंने कहा, और मिलकर कहे कि बख्तावर सिंह ने आपसे ठीक ही कहा था। रक्त कथा हमारे मालिक दलीप सिंह के पास ही थी। ये तुम क्या बक रहे हो पिशाच? माफ़ करें हुजूर, मैंने कहा। एक मिनट के लिए चुप रहकर मेरी तरकीब सुन लें। हम में से जो भी आदमी वहाँ जाएं, उसके हाथ में एक मोटा ग्रंथ हो जिसके ऊपर रक्त कथा लिखा हो, यानी जाने वाले के पास रक्त कथा होगी। वह कहेगा कि हमारे पास ना सिर्फ रक्त कथा है, बल्कि मैं दलीप सिंह का मुलाजिम इस तिलिस्म के भेदों को जानता हूँ। यह भी कहेगा कि मैं आपको इस तिलिस्म में दफन खजाने तक पहुँचा सकता हूँ। यह ज़रूरी है कि फिर वे इस जाने वाले की मदद चाहेंगे। तब ये कहेगा कि असल में तिलिस्म में जाने का रास्ता ये नहीं है जिसे आप डायनामाइट से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तिलिस्म में जाने का रास्ता तो कोई दूसरा ही है। ये सुनकर वे वह रास्ता पूछेंगे। हमारा आदमी उन्हें सोनिया के खंडहरों के अंदर वाले कमरे से नीचे उस हॉल में ले जाएगा जिसमें एक कुआं है। हम में से अधिकतर जानते हैं कि इस कुएं में फंसा इंसान तिलिस्म में फंस जाता है। वहाँ पहुँचकर इस कुएं में डाल देना ही हमारे अय्यार का काम होगा। बस एक बार वे, यानी सिंघई और जैक्सन तिलिस्म में फंसे तो समझो हमेशा के लिए छुटकारा। क्या तुम इन दोनों को तिलिस्म में कैद कर देना इतना आसान समझते हो चाचा? बलदेव सिंह ने कहा। आसान तो नहीं, लेकिन अगर दिमाग और तरकीब से काम लिया जाए तो नामुमकिन भी नहीं है, मैंने कहा। यहाँ से जो भी कोई जाए सबसे पहले तो उन्हें यही यकीन दिलाए कि उसके पास रक्त कथा है और तिलिस्मी खजाने का भेद जानने की जो बात उसने कही है वही सच है। वे साथ चलेंगे, बस किसी भी बहाने उन्हें सीधे ले जाकर कुएं में डाल देना। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, यानी उन्हें अपने सच्चे होने का सबूत क्या दिया जाएगा?
श्यामा सिंह ने कहा। इस तरह कुछ देर तक इस मामले पर बहस होती रही। मेरे दिमाग में क्योंकि सारी तरकीब साफ हो चुकी थी, इसलिए हर एक के सवाल का मामूली जवाब देता रहा। धीरे धीरे मैंने सबको संतुष्ट कर दिया, सभी मेरी तरकीब पसंद करने लगे। मगर फिर भी आखिर में ये सवाल उठा, सिंघई और जैक्सन के पास जाएगा कौन? सब चुप। आखिर मुझे ही बोलना पड़ा। महाराज का हुक्म हो तो यह खिदमत मैं करने की कोशिश करूं। हमारे ख्याल से इस काम के लिए हमारे पास, तुमको मालूम है, कोई आदमी नहीं है पिशाच, दलीप सिंह ने कहा। अब इस टापू को बचाने का दारोमदार तुम ही पर है, और देखते हैं ये काम तुम कितनी बखूबी से करते हो। छठा बयान। यहाँ तुम अपना हाल मुख्तसर में कहने बैठे थे पिशाचनाथ, लेकिन कहानी के बहाव बहाव में कुछ ऐसे भय कि सब कुछ खुलासा कहने लगे। जैसे ही अपना हाल कहता पिशाचनाथ सांस लेने के लिए रुका, गुरबचन सिंह बोल पड़े। तुम्हारा ये किस्सा इस टापू के रहने वाले यानी हम, गौरव सिंह इत्यादि तो सब जानते ही हैं। तुम्हें यह किस्सा यहाँ बयान करने की इजाज़त तो सिर्फ इस मकसद से दी है कि महाराज विजय और अल्फांसे, जो इस किस्से से बिल्कुल नावाकिफ़ है, वाकिफ़ हो जाएं। हमें मालूम है कि अभी तुम्हारा बहुत सा किस्सा पड़ा है, और ये भी समझते हैं कि अगर तुम उसे इसी तरह खुलासा करके कहते रहे तो बहुत वक्त लग जाएगा। वक्त हमारे पास कम है, क्योंकि अभी हमें इस रमणी घाटी से निकलकर बहुत से काम भी करने हैं। अतः तुम्हारे लिए हमारा हुक्म है कि अपना सारा हाल खुलासा न करके मुख्तसर में कहो, जिससे महाराज सब कुछ समझ भी जाएं और ज़्यादा वक्त भी ज़ाया ना हो। अपना हाल बयान करते पिशाचनाथ के मस्तिष्क को एक झटका लगा। बोला, हाँ ये तो है। अच्छा, खैर, अब मैं अपना सारा हाल मुख्तसर में ही बयान करता हूँ। कहने का मतलब यह है कि सिंघई और जैक्सन को कैद करने की जो तरकीब मेरे दिमाग में आई थी, उस पर अमल करने की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ पड़ी। इसके लिए मैं तैयार हो गया। मैंने अपनी तरकीब के मुताबिक दलीप सिंह के खास सलाहकारों को 1 घंटे के अंदर नकली रक्त कथा तैयार करने के लिए कहा। मैंने उन्हें बता दिया कि ये रक्त कथा उन्हें 1 घंटे के अंदर किसी बकरे के खून से लिखकर तैयार करनी है। मैंने बता दिया था कि उनकी तैयार की हुई रक्त कथा कुछ ऐसी ऊट पटांग भाषा में तैयार करे जो उनसे लेकर सिंघई और जैक्सन तक किसी की भी समझ में ना आ सके। सिर्फ 2-3 हरफ ही समझ में आने वाले हों। वे लफ्ज़ ये होंगे, तिलिस्म, सोनिया का खंडर, वही कुआं। बस मैंने उन्हें समझा दिया था कि उनकी तैयार की गई रक्त कथा में यही लफ्ज़ ऐसे हों जो समझ में आने लायक हों। बाकी इन हरफों के चारों तरफ वे कुछ जो कुछ लिखें वो ऐसा हो कि खुद लिखने वालों की भी समझ में ना आए। इसके बाद 1 घंटे के बजाय 2 घंटे में मुझे रक्त कथा तैयार करके दी गई। उसे लेकर रात के पहले पहर में मैं राक्षसनाथ के तिलिस्म की तरफ रवाना हो गया। अभी मैं खंडहर के करीब पहुंचा ही था कि एक तेज़ रोशनी का दायरा मेरे चेहरे पर पड़ा। उस वक्त तो मैं नहीं जानता था, लेकिन अब जानता हूँ कि रोशनी करने वाले इस यंत्र को टॉर्च कहते हैं। उसी की रोशनी ने मेरी आंखों को चकाचौंध कर दिया। कौन है? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं पहचान गया कि यह आवाज़ उसी शैतान सिंघई की थी। मैंने झटके से कहा, मेरा नाम पिशाचनाथ है, राजा दलीप सिंह का खादिम हूँ। मेरे मालिक ने मुझे यहाँ आपको रक्त कथा देने के लिए भेजा है। मेरे लिए उनका ये भी हुक्म है कि मैं आपको ये बता दूं कि इस टापू पर तिलिस्मी खजाने का भेद जानने वाला मैं अकेले ही आदमी हूँ। महाराज ने कहलवा भेजा है कि अगर आप कभी दलीप नगर को ना ख़त्म करने का वायदा करें तो हमसे दुश्मनी तोड़कर दोस्ती कबूल करें तो मैं आपको खजाने तक पहुँचा दूँ। क्या तुम सच कहते हो? जैक्सन की आवाज़। क्या तुम उस खजाने तक पहुँचाने का रास्ता और तरकीब जानते हो? बेशक, मैंने कहा। यह बात ध्यान रखना पिशाच कि अगर तुमने हल्का सा भी झूठ बोलने की कोशिश की या तुमने एक पल के लिए भी अपने दिमाग में धोखा देने के ख्याल को जमने दिया तो ना अंजाम सिर्फ तुम्हारी मौत होगा, बल्कि इस टापू का अंत होगा। हकीकत तो यह है हुजूर कि आपकी ताकत का नमूना देखने के बाद इस टापू के एक भी निवासी को किसी भी तरह आपसे धोखा करने की ताकत या हिम्मत नहीं है। मैं तो रक्त कथा को आपको सौंप कर अपने मालिक और उनकी रियासत की हिफाजत के लिए दरख्वास्त करने आया हूँ। लाओ तो रक्त कथा हमारी तरफ उछाल दो। जैक्सन की आवाज़। मैंने फ़ौरन ही एक भी शायद बिना गंवाए हुक्म की तामील की। मैंने देखा, सिंघई ने ज़मीन पर पड़ी रक्त कथा उठा ली। उस टॉर्च की रोशनी अब मेरे चेहरे से हटकर मेरे पेट पर पड़ रही थी। अतः मैं भी अपने से 15 कदम की दूरी पर मौजूद सिंघई और जैक्सन के सायों को देख सकता था। मैंने देखा, वह रोशन टॉर्च जैक्सन के हाथों में थी। सिंघई ने टॉर्च की रोशनी में रक्त कथा के ऊपर चढ़ी जिल्द देखी। बकरे के खून से जिल्द पर मोटे मोटे हरफों में रक्त कथा लिखा था। 2 घंटे में तैयार किया गया यह ऊट पटांग ग्रंथ असली रक्त कथा के बराबर मोटा तो क्या, उसका एक चौथाई भाग भी नहीं था। मगर मैं इसलिए आश्वस्त था कि इनमें से किसी को भी ये नहीं मालूम है कि असल में रक्त कथा है कितनी मोटी। उन्हें सिर्फ इतना ही मालूम है कि रक्त कथा नामक एक किताब है जिसमें इस तिलिस्म के भेद लिखे हैं। सीधी सी बात है कि जब तक किसी ने कोई असली चीज़ देखी ही नहीं तो उसकी नकल पर शक कैसे करेगा। कुछ देर टॉर्च की रोशनी में सिंघई उस ग्रंथ को उलट पलट कर देखता रहा।
कई जगह से उसने पढ़ा भी, मगर जो मैं चाहता था वही हुआ। यानी रक्त कथा में लिखा एक भी हर्फ उसके पल्ले नहीं पड़ा। अच्छी तरह देखने के बाद बोला, यह इसमें क्या ऊट पटांग भाषा लिखी है? ये भाषा ऊट पटांग नहीं हुजूर, गुप्त भाषा है। मैंने कहा, दुनिया में सिर्फ मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो इस भाषा को समझ सकता हूँ। तभी तो मैं ही उस खजाने तक पहुँच सकता हूँ, वरना मेरी ही क्या खासियत रही? फिर तो जिस पर भी रक्त कथा हो वही पहुँच जाए। कुछ देर सिंघई ने सोचा, फिर बोला, हमारे पास आओ। उसके इन अल्फाजों के साथ ही जैक्सन ने टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर स्थिर कर दी। इस तरह वह मुझे लेकर खंडहर में दाखिल हो गए। एक टूटे फूटे कमरे में पहुंचे। कमरे के अंदर दीवार में लगी जलती मशाल से रोशनी हो रही थी। वहां उन दोनों ने मुझे घेर कर बैठा लिया और सिंघई रक्त कथा खोलकर मुझसे बोला, बताओ इसमें क्या लिखा है? अगर आप मेरे मालिक और दलीप नगर की हिफाजत का वादा करें तो। मैंने सहमति से अंदाज में कहा। अगर तुम हमारे साथ कोई धोखा नहीं कर रहे और नहीं करोगे तो हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे मालिक और दलीप नगर को हम अपना दोस्त समझेंगे। सिंघई ने कहा, अगर धोखा हुआ तो सबसे बुरा अंजाम भी तुम्हारा ही होगा। ठीक है। कहने के बाद मैंने रक्त कथा का पहला पेज पलटा और उसमें ऊट पटांग भाषा को जो समझने में मेरी भी नहीं आ रही थी, पढ़ा। हेलो का जारवाद खादो है। मेरे पढ़ने के बाद वे मेरा मुंह ताकने लगे। जैक्सन बोली, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि लोहे का दरवाज़ा धोखा है। मैंने यूं ही कह दिया। यानी जिस दरवाजे को आप डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश कर रहे थे वो तो धोखे में डालने के लिए बनाया गया है। इससे आगे लिखा है, लस तासरा तो है यूं। पढ़ने के बाद मैंने कहा, इसका मतलब यह है कि असल रास्ता यूं है। ओह, सिंघई ने कहा, तो यूं बोलो कि ये हरफ उलट फेर करके लिखे गए हैं। जी नहीं, मैंने कहा, सब जगह ऐसा नहीं है। कहीं किसी तरह लिखा है तो कहीं किसी तरह। अब देखो, ये नीचे लिखा है ना कि सोनिया का खंडहर। इसका मतलब है कि सोनिया के खंडहर में बंदरों का एक कमरा है। यहाँ कोई सोनिया का खंडहर नामक जगह है? जैक्सन ने पूछा। हाँ। मैंने कहा, ये देखो, इसके बाद लिखा है, बीच बगंडर को सभी चो। इसका मतलब है बीच वाले बंदर को घुमा के। इसके बाद लिखा है, घुमंडा टीक बड़छा कटी। इसका मतलब है एक खूंटी पर बड़छा टंगा है। इस तरह से इसमें लिखी भाषा को सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। रास्ता इस प्रकार है, सोनिया के खंडहरों में बंदरों वाले कमरे में जाकर बीच वाले बंदर को घुमा दो। हम लोहे की सीढ़ी पर उतर कर एक हॉल में पहुँचेंगे। इस हॉल में बहुत सी नायाब चीज़ें देखने को मिलेंगी, मगर किसी को मत छेड़ो वरना धोखा खाओगे। सिर्फ एक खूंटी पर टंगा बर्छा उतारो। हॉल में एक कुआं बनेगा। इसी कुएं में से रास्ता खजाने तक जाता है। जब इसमें लिखी भाषा को समझने का कोई तरीका नहीं है तो तुम इसे कैसे पढ़ लेते हो? सिंघई ने पूछा। इस सवाल का जवाब मेरे पास पहले से ही तैयार था। अतः बोला, हमारा खानदान इस खजाने और तिलिस्म का पहरेदार कहलाता है। ये रक कथा मेरे बाबा के दादा ने लिखी थी। मरने से पहले हमारे खानदान का पुरुष रक कथा में लिखी भाषा का मतलब मरने से पहले अपने लड़के को बता जाता है। इसी तरह सिलसिलेवार मेरे पिता ने इसका मतलब मुझे बताया। इस तरह मैंने ऐसी ऐसी बातें बनाई कि उन्हें मेरा यकीन करना ही पड़ा। पिशाचनाथ विजय इत्यादि को अपना हाल बताता हुआ बोला। नतीजा ये हुआ कि वे मुझे साथ लेकर सोनिया के खंडहरों में पहुंचे। मैं उसी रास्ते से। इस रास्ते का हाल हमारे पाठक पीछे कई बार पढ़ा है। इन्हें हॉल में ले आया। बर्चा खूंटी से उतार कर वहाँ कुआं बनाया और मैंने कहा, बस इस कुएं के अंदर से ही उस खजाने तक पहुँचने का रास्ता है। मेरी बात सुनने के बाद सिंघई ने जैक्सन से कहा, तुम रस्सी के ज़रिए इस कुएं में उतरो प्रिंसेस, और देखो कि इसकी बात में कितनी सच्चाई है। जैक्सन फ़ौरन तैयार हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़े एक थैले में से लंबी रस्सी निकाली। रस्सी का एक सिरा कुएं में लटका कर बाकी रस्सी कुएं में लटका दी। सिंघई ने मुझे चेतावनी दी, प्रिंसेस इस रस्सी के ज़रिए कुएं में उतरेंगी। तुम मजबूती के साथ इसे पकड़े खड़े रहोगे। मैं ऊपर यहीं तुम्हारे पास रहूँगा। अगर तुमने रस्सी छोड़ने या दूसरी किसी तरह की गलत हरकत करने की कोशिश की तो ज़िंदा नहीं बचोगे। तो मैं तुम्हारी किसी भी तरह का सबक देने के लिए मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ। मैं चुप रहा, बोलता भी क्या। मैं मजबूती से रस्सी पकड़ने के लिए मजबूर था। जैक्सन उस रस्सी पर उतरने लगी। इसी तरह कोई 10 शायद गुजर गए। जैक्सन इस बीच काफ़ी नीचे उतर चुकी थी। मैं रस्सी पकड़े खड़ा था। मेरा दिमाग ये सोच रहा था कि ऐसे हालत में मुझे क्या करना चाहिए। जानता था कि अगर यहाँ मैं चूक गया तो ज़िंदा नहीं बचूंगा। सिंघई कुएं के किनारे पहुंचा और टॉर्च की रोशनी कुएं में डालकर जैक्सन से बोला, मिला रास्ता? अभी नहीं। कुएं के अंदर से जैक्सन की आवाज़ आई, कुआं बहुत गहरा है। इसी तरह सिंघई और जैक्सन के बीच बातें हो रही थीं। मैं रस्सी पकड़े कुएं की जुगत से कोई 2 कदम पीछे खड़ा था। सिंघई कुएं के किनारे से टॉर्च की रोशनी कुएं में डालता जैक्सन से बातें कर रहा था। मुझे लगा इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। एक बार को तो यह सोचकर मैं काँप गया कि मैं मौत के दूध को कुएं में ढकेलने जैसा खतरनाक काम करने जा रहा हूँ।
मैं जानता था कि अगर मुझसे चूक हो गई तो मेरा अंजाम क्या होगा, मगर मैंने हिम्मत की और इसके बाद मैंने जो कुछ किया इतनी ज़बरदस्त फुर्ती के साथ किया जितनी फुर्ती की मेरे जिस्म में भी नहीं थी। पलक झपकते ही मैंने रस्सी छोड़ दी। इससे पहले कि सिंघई मेरी इस हरकत को देख सके, मैंने ज़ोरदार लात सिंघई की पीठ पर मारी। एक साथ तीनों की चीखें, मेरी, जैक्सन और सिंघई की। जैक्सन तो इसलिए चीखी थी कि मेरे हाथ से रस्सी छूटते हुए तेजी से कुएं में गिरी थी। सिंघई की चीख का सबब मेरी लात से संतुलन खोकर कुएं में गिर जाना, और मेरे मुंह से इसलिए चीख निकली क्योंकि जैसे ही मैंने सिंघई की पीठ पर लात मारी, मुझे एक तेज झटका लगा। इतना तेज झटका कि मैं उछलकर विपरीत दिशा में दूर जा गिरा। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता न लगा, बेहोश हो गया था मैं। ओह, अल्फांसे ने कहा, तो यहाँ भी सिंघई अपने जिस्म को करंट युक्त करने से बाज नहीं आया? तो मैं वह झटका उसके जिस्म में दौड़ते करंट की वजह से ही लगा था। खैर, इसके बाद क्या हुआ? मुझे कोई 3 घंटे बाद होश आया। पिशाचनाथ ने कहा। मैंने देखा, उसी वक्त मैं उसी हॉल में पड़ा था। कुआं उसी तरह खुला पड़ा था। मैंने इधर उधर देखा, मेरे अलावा कहीं कोई नहीं था। बेहोश होने से पहले मैंने अच्छी तरह अपनी ठोकर के प्रभाव से उसे यानी सिंघई को कुएं में गिरते देखा था। कुछ देर सोचते रहने के बाद मैं ये सोचकर खुशी से झूम उठा कि मैंने मौत के दोनों दूतों को तिलिस्म में डाल दिया। एक बार कुएं के किनारे पर जाकर मैंने कुएं में झाँका। हमेशा की तरह अंधेरे के अलावा उसमें और कुछ नज़र नहीं आया। बर्चा खूंटी पर टांग कर रास्ता बंद किया और सोनिया के खंडहरों में आ गया। जब मैंने दलीप नगर में जाकर दलीप सिंह को यह खबर सुनाई तो खुशी से उछल पड़े वे। उन्होंने मुझे कंधे पर उठा लिया। न सिर्फ सारे दलीप नगर में जाकर बल्कि सारे टापू पर राग की तरह यह खबर फैल गई कि पिशाचनाथ ने सिंघई और जैक्सन को तिलिस्म में डाल दिया है। टापू पर रहने वाले बच्चे बच्चे ने जैसे आज़ादी की सांस ली। सारे टापू पर मेरा नाम इज्जत से लिया जाने लगा। खूब खुशियाँ मनाई गईं। सिंघई और जैक्सन के रूप में हम पर जो घटा छाई थी उसे मैंने टाल दिया। अब दलीप सिंह ने मुझसे कहा कि उमादत से उसके कमीनेपन का बदला लिया जाए। लेकिन क्या ये काम तुमने सच्चे मन से दलीप सिंह की खिदमत करने के लिए किया था? विकास ने पूछा। सवाल दलीप सिंह की खिदमत या दलीप नगर को बचाने का नहीं था, पिशाचनाथ ने कहा, बल्कि इस जज्बात के तहत मैंने ये काम किया था कि मुझे रक्त कथा हासिल करनी थी, अपने फ़र्ज़ अदा करने थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दलीप सिंह की ताबेदारी मैं दिल से नहीं करता था। उसके यहाँ ताबेदार बनकर रहने का मकसद भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसी सबब से आपके दिमाग में ये सवाल उठाए कि मैंने दलीप सिंह के लिए इतना बड़ा काम क्यों किया। हकीकत यह है कि यह काम मैंने दलीप सिंह या दलीप नगर को बचाने के लिए नहीं किया था, बल्कि खुद को और इस टापू को बचाने के लिए किया था। इसमें कोई इसमें कोई शक नहीं है कि सिंघई और जैक्सन के पास इतनी ताकत थी कि अगर वे मेरे उपाय से तिलिस्म में कैद ना हो जाते तो फिर मैं अपना फ़र्ज़ कैसे निभाता? आज मैं यहाँ कैसे बैठा होता? मेरे वंशजों का देखा हुआ ख्वाब मेरे दिमाग पर छा गया था। तुम्हारे सोचने का तरीका बिल्कुल सही था, लेकिन हाँ, इस काम की वजह से मेरा खूब नाम हो गया। दलीप सिंह का मैं सबसे चहेता अय्यार बन गया। उनका चहेता बनने का मुझे आगे चलकर बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। वह फ़ायदा मैं ये कर रहा था कि तीनों रियासतों के अय्यारों में और अपने अय्यारों में ज़बरदस्त भिड़न चल रही थी। जिस वक्त अचानक सिंघई और जैक्सन ने सामने आकर सबका ध्यान अपनी तरफ मुखातिब कर लिया। उनके तिलिस्म में कैद होने के बाद काफ़ी दिनों तक उन्हीं की चर्चाएं चलती रहीं, और फिर उस टापू पर रहने वाले पुनः अपने उसी ढर्रे पे आ गए, यानी आपस के अय्यारों के टकराव उसी तरह जारी हो गए जैसे कि सिंघई और जैक्सन से पहले थे। दलीप सिंह उस वक्त से इस सबब से और भी ज़्यादा चिढ़ गया था क्योंकि उसने उमादत्त ने बख्तावर सिंह यानी उमादत्त का खास अय्यार के ज़रिए सिंघई और जैक्सन के सामने झूठ बोलकर उसे यानी दलीप सिंह को फंसाकर दुश्मनी निकालने की खतरनाक चाल चली थी। इसी बात से चिढ़कर उसने अपने सभी अय्यारों को उमादत से बदला लेने का हुक्म दिया था, और ख़ास तौर से मुझे बुलाकर तो दलीप सिंह ने यही कहा था कि मैं ऐसी तरकीब लड़ाऊंगा कि दत्त खानदानी ही खत्म हो जाए, चंद्रदत्त की संतति उमादत से ज़्यादा आगे न बढ़ पाए, और जल्दी ही चमनगढ़ भी दलीप नगर का ही एक हिस्सा कहलाए। इस तरह पुरानी दुश्मनी फिर उभर कर आने लगी। इसी दिन से मुझे अन्य लोगों की बातों से कम और अपने दिल की बात से ज़्यादा सरोकार था। यानी हर वक्त मैं यही सोचा करता था कि रक्त कथा किस ज़रिए से हासिल करूं। रक्त कथा को हासिल करना ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। मगर अब यह काम पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। सिंघई जैक्सन की कैद से आज़ाद कराकर मैं इस टापू के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर था। सब मेरा नाम पहले से ही इज्जत से लिया करते थे। इतना बड़ा काम करने के बाद मैं एक मसीहा जैसा बन गया था, और मेरे ऐसे ओहदे पर पहुंचने के बाद अगर शैतान सिंह दुनिया वालों के सामने टमाटरों के फूटने का भेद खोल देता तो क्या मैं वहीं जमा रहता? मेरी सारी इज्जत बाढ़ में मिल जाती। इसी इज्जत की वजह से अपनी इस इज्जत को बरकरार रखने के लिए मैं शैतान सिंह से डरता था। उनके खिलाफ कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। 2-4 बार हौसला किया भी तो शैतान सिंह सामने आकर
मेरा भेद खोलने की धमकी दे डालता और मेरे सारे हौसले पस्त हो जाते। बस इसी तरह वक्त गुजरने लगा और मैं कुछ भी नहीं कर सका। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जा रहा था, यह सोचकर मेरी हालत खस्ता होती जा रही थी कि अब ज़िंदगी में कभी रक्त कथा मेरे हाथ लगेगी भी या नहीं। रक्त कथा के बहुत से भेदों से मैं वाकिफ़ था, उसे पढ़ जो चुका था। इसी सबब से मैं उस मकान में रहने लगा जहाँ एक कमरे में हनुमान की मूर्ति थी। रक्त कथा पढ़ लेने के सबब से मुझे मालूम ही था कि हनुमान की मूर्ति में से एक रास्ता उस हॉल में जाता है जिसमें तिलिस्मी कुआं है। वही कुआं जिसमें सोनिया के खंडहरों वाले रास्ते से ले जाकर मैंने सिंघई और जैक्सन को तिलिस्म में फंसाया था। मैं जानबूझकर रामकली और जमुना के साथ उस मकान में रहता था। उस मकान से थोड़ी ही दूरी पर जंगल में एक मठ था जिस पर मेरा ही दखल था। उस मठ पर मैं अपने शागिर्दों को अय्यारी सिखाया करता था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस मठ के अंदर एक गुप्त रास्ता दलीप सिंह के खास अय्यार श्यामा सिंह के मकान में खुलता है और दूसरा वहीं उस तिलिस्मी कुएं पर भी जाता है। जहाँ वह तिलिस्मी कुआं है वहाँ के लिए इस टापू पर और जो बहुत से रास्ते हैं, उनमें से ज़्यादातर की जानकारी रक्त कथा पढ़ने के सबब से मुझे है। जो ज़रूरी बातें अपना आगे का हाल बताने से पहले बयान करनी ज़रूरी थी वो मैं बता चुका हूँ। अब आगे का किस्सा सुनिए। मेरे शागिर्द अय्यार तीनों रियासतों में फैल चुके थे। उन्हीं शागिर्दों में से एक ने, जो बेगम बेनज़ूर के महल में उनके नौकरों में शामिल होकर मेरे लिए अय्यारी करता था, मेरे मठ पर आकर खबर की कि कल रात बेगम बेनज़ूर के महल से रक्त कथा गायब हो गई है। मैं उसके मुंह से यह खबर सुनकर उछल पड़ा और एकाएक उसकी इस बात पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने एक साथ अनेक सवाल उससे कर डाले। जवाब में उसने जो बताया मैं मुख्तसर में इस तरह था। रात के वक्त वह बेगम बेनज़ूर के कमरे के पास ही बारादरी में पहरे पर था कि बेगम बेनज़ूर के दो खास अय्यार, जिनके नाम माधो सिंह और महादेव सिंह हैं, घबराए हुए से आए और बेगम बेनज़ूर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगे। उस वक्त रात का तीसरा पहर चल रहा था और इस वक्त माधव सिंह और महादेव सिंह के आने के तरीके से ही मेरा शागिर्द समझ गया कि ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं सतर्क हो गया। उसने उन दोनों के फक पड़े चेहरे और घबराए हुए अंदाज से ही अंदाज़ा लगा लिया था कि ज़रूर रात के वक्त कुछ अनहोनी वारदात हुई है। कुछ ही देर बाद बेगम बेनज़ूर के दरवाज़ा खोल दिया। वे दोनों घबराए से अंदर दाखिल हुए। क्या बात है? बेगम बेनज़ूर की आवाज़। रात के इस वक्त तुम इतने घबराए हुए से क्यों? बड़ा गजब हो गया बेगम साहिबा। महादेव सिंह की आवाज़ मेरे शागिर्दों के कान में पड़ी। जो भी कुछ हुआ है मैं बहुत गलत हुआ है, मगर इस तरह खुलेआम बताने के काबिल नहीं है। महादेव सिंह के इन अल्फाजों के साथ ही दरवाज़ा बंद हो गया। मेरा शागिर्द लपक कर दरवाजे के करीब पहुंचा और उनकी बात सुनने के लिए उसने दरवाजे से कान सटा दिए। अंदर से बेगम बेनज़ूर की आवाज़। क्या बात? बेगम साहिबा, चीखती हुई ये आवाज़ माधो सिंह की थी। रक्त कथा हमारे हाथ से निकल गई है। क्या? बेगम साहिबा के इस तरह चौंकने की आवाज़ मानो अचानक उसे बिच्छू ने काट खाया। हाँ बेगम साहिबा, महादेव बोला। अभी अभी रंग महल से दो नकाबपोश। पूरी बात बताओ। बेगम बेनज़ूर की झुंझलाहट। बेगम साहिबा। बेगम बेनज़ूर की कुर्राहट सुनकर महादेव सिंह का लहजा भी काँप रहा था। आपके हुक्म के मुताबिक हर रात की तरह आज रात भी हम सब रंग महल में थे। आपके विशेषज्ञ रक्त कथा को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हम और कई अय्यार रंग महल के उस कमरे के चारों तरफ पहरे पर थे जिसके अंदर आपके विशेषज्ञ रक्त कथा को पढ़ रहे थे। अचानक पहरे पर खड़े हम और दूसरे अय्यार उस वक्त चौंके जब रंग महल के उस कमरे में हमने हलचल सी महसूस की। हम दोनों, यानी माधव सिंह और महादेव सिंह, ठीक कमरे के दरवाजे के करीब थे। हम दोनों हलचल का सबब जानने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और ये देखकर हम भौचक्के रह गए कि अंदर से दो नकाबपोश निकले। उन दोनों के हाथों में नंगी तलवारें थीं। उन्हें सामने देखते ही हमने भी फुर्ती से तलवारें खींच लीं। पलक झपकते ही हमारे और उनके बीच तलवारी जंग छिड़ गई। आहटें सुनकर कमरे के चारों तरफ तैनात तैयार भी वहां पहुंचकर हमारी मदद करने लगे, मगर निश्चय ही वे दोनों तलवारबाजी के मामले में हमारे गुरु साबित हुए। हमसे लड़ते लड़ते ही वे रंगमहल की दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूद गए। रंगमहल की दीवार की दूसरी तरफ ठीक दीवार के नीचे दो घोड़े खड़े थे। वे सीधे उन्हीं घोड़ों पर कूदे थे। उन्हें अपने पीठ पर पाते ही दोनों घोड़े दौड़ पड़े। हमने रंगमहल की दीवार पर चढ़कर देखा। दीवार की दूसरी तरफ तैनात हमारे सिपाही उनकी तरफ लपके चले जा रहे थे और तुम दीवार पर खड़े तमाशा देखते रहे। बेगम बेनज़ीर गुस्से से बोल पड़ी। नहीं बेगम साहिबा, अकला गया माधो सिंह। हमने एक सैनिक टुकड़ी उनके पीछे भेजी है। सैनिक टुकड़ी क्या खाक करेगी? बेगम बेनज़ूर उबल पड़ी। जब तुम उस कमरे के बाहर तैनात होकर कुछ नहीं कर सकते, तुम सब इस कमरे में रहकर हराम की तनख्वाह खाने के आदी हो गए। शैतान सिंह ने जाने कैसे कैसे दुख उठाकर रक्त कथा हासिल की थी
और तुम्हारे निकम्मेपन ने उसकी सारी मेहनत पर एक ही सायत में पानी फेर दिया। तब मैं वे दोनों नकाबपोश कमरे के अंदर से निकलते तो दिखाई पड़े, लेकिन वह कमरे में गए कब थे तुम्हें मालूम नहीं। तुम निकम्मे हो, तुम सबको मैं फांसी पर लटका दूंगी। जब शैतान सिंह को मालूम होगा कि तुमने उसकी मेहनत पर किस तरह पानी फेरा तो उसका क्या हाल होगा। माधव सिंह और महादेव सिंह चुप, बोलते ही क्या। आओ मेरे साथ। बेगम बेनज़ूर की यह आवाज़ सुनते ही हमारा शागिर्द दरवाजे के पास से एकदम हट गया। उनके कमरे से बाहर आने से पहले ही वह अपनी जगह पर जाकर तैनात हो गया था। कमरा खुला। बेगम बेनज़ूर उन दोनों के साथ तेज चाल से चलती हुई रंगमहल की तरफ बढ़ी। मेरा शागिर्द रक्त कथा का नाम आते ही सारा हाल जानने के लिए बेकरार हो गया था। वह भी छुपे तौर पर उनके पीछे लपका। इसके बाद मेरे शागिर्द ने जो कुछ हाल बयान किया वो मैं यानी पिशाचनाथ आपको यानी विजय इत्यादि बहुत ही मुख्तसर में बताता हूँ। जब बेगम बेनज़ूर के विशेषज्ञ रक्त कथा को पढ़ने और उसे समझने का काम कर रहे थे, तभी माधव सिंह और महादेव सिंह ने उन दोनों कथित नकाबपोशों को निकलते देखा था। ये सभी विशेषज्ञ ज़मीन पर बेहोश पड़े थे। वे 5 विशेषज्ञ थे जिन्हें बेगम बेनज़ूर ने रक्त कथा को पढ़कर उसमें लिखे को समझने का काम सौंप रखा था। वे सभी इस वक्त बेहोश थे। रंग महल के बाहर अजीब सा माहौल बन गया था। बेगम बेनज़ूर रह रहकर गुस्से से उबली पड़ रही थी। उसने कई अय्यारों को शैतान सिंह के पास भेजा। कुछ ही देर बाद वह भी रंग महल में पहुंच गया और हकीकत सुनकर वह भी आग बबूला हो गया। मगर अब चीखने और चिल्लाने तथा वहां तैनात रहने वाले अय्यारों पर डांट डपट करने के अलावा बेगम बेनज़ूर या शैतान सिंह कर ही क्या सकते थे। रक्त कथा तो हाथ से निकल ही गई थी। कुछ ही देर बाद सिपाहियों की वह टुकड़ी भी लौट आई जो उन दोनों नकाबपोशों का पीछा करने गई थी। उन्होंने सिर्फ यही बताया कि कुछ देर बाद तक वे दोनों नकाबपोश और सवार उनके आगे आगे भागते चमकते रहे। इसके बाद रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वे जंगल में गुम हो गए। काफ़ी देर तक जंगल में तलाश करने के बाद भी उनमें से कोई नहीं चमका। ये तक पता नहीं लगा कि ये दोनों नकाबपोश असल में कौन थे। शैतान सिंह अपने बाल नोचता रह गया। कमरे में बेहोश पड़े विशेषज्ञों को होश में लाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि वे रात की तरह रक्त कथा को पढ़ने और उसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि न जाने कैसे वे खुद ब खुद बेहोश हो गए। जब होश में आए तो बेगम बेनज़ूर और शैतान सिंह को सामने पाया। कदाचित ये बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि कमरे से रक्त कथा गायब थी। बेगम बेनज़ूर ने आखिर में विशेषज्ञों से कहा, तुम उसी दिन से रक्त कथा को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे थे जब से शैतान सिंह ने वह हमें ला कर दी। इतने दिन में तुमने उसमें से कुछ समझा या नहीं। समझा तो बेगम साहिबा, एक विशेषज्ञ ने कहा, मगर इतना समझ पाए कि तिलिस्म को तोड़ने वाले देव सिंह और शेर सिंह पुनः जन्म ले चुके हैं। देव सिंह का नाम विजय और वह राजनगर में रहता है इत्यादि। पिशाचनाथ ने बताया। वे इस भेद को समझ चुके थे कि देव सिंह और शेर सिंह की मौत के 40 साल बाद आप दोनों यानी विजय और अल्फांसे यहाँ आकर इस तिलिस्म को तोड़ेंगे। आपका पूरा परिचय वे समझ चुके थे। बस इससे आगे रक्त कथा का मतलब वे अभी समझ नहीं पाए थे कि रक्त कथा को उन दोनों नकाबपोशों ने गायब कर दिया। बेगम बेनज़ूर और शैतान सिंह की चीख चिल्लाहट के बाद चंपानगर में जैसे मातम छा गया। आखिर में मेरे शागिर्द ने बताया कि शैतान सिंह उन दोनों नकाबपोशों का पता लगाने के उपाय कर रहा है। अपने शागिर्द द्वारा दी गई ये जानकारी सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ी। पिशाचनाथ ने बताया, यह सोचकर कि अब रक्त कथा शैतान सिंह के हाथ से निकल चुकी है, अब कम से कम मुझे ये डर नहीं रहेगा कि मेरा रक्त कथा को हासिल करने के लिए तलाश करूं तो मेरा भेद खुलने का डर ना हो। मैंने उस समय फैसले ही किया था कि अचानक उस दिन जैसे मेरा नसीब जाग गया। अभी वह शागिर्द मठ पर मेरे पास ही था जिसने मुझे बेगम बेनज़ूर के हाथ से रक्त कथा के गायब होने की खबर दी थी कि मेरा एक और शागिर्द मठ पर पहुंचा। पहुंचते ही उसने मेरे पैर छुए और बोला, ऐसी खबर लाया हूँ गुरु कि सुनकर उछल पड़ोगे। मैं चौंका, क्योंकि मैंने अपने उस शागिर्द को चमनगढ़ में तैनात कर रखा था। मैं उसके कहने से ही समझ गया कि वह कोई खास खबर लाया। मैंने जल्दी पूछा, क्या खबर है गुरुदेव? क्या आपको मालूम है कि बेगम बेनज़ूर के रंग महल से रक्त कथा गायब हो गई है? शागिर्द ने कहा। मैं ऐसे उछला जैसे अचानक बहुत सारे सांप मेरे ऊपर आ गिरे हो। मैंने जल्दी से पूछा, क्या कहना चाहते हो? खबर यह है गुरुदेव कि कल रात मदद के 2 अय्यार बख्तावर सिंह और विक्रम सिंह बेगम बेनज़ूर के रंग महल से रक्त कथा निकालना है। मेरे शागिर्द ने मुझे खुशी से उछाल दिया। रात ही रक्त कथा लाकर उन्होंने अपने राजा और मदद को सौंप दी है। जल्दी जल्दी सारा हाल कहो कैसे हुआ। खुशी में झूमता मैं सब कुछ जानने के लिए बेचैन था। मेरे उस शागिर्द ने जो कुछ बताया उसका मुख्तसर इस तरह। जिस रात बेगम बेनज़ूर के रंग महल से 2 नकाबपोशों ने रक्त कथा निकाली थी वे दूसरे कोई नहीं बख्तावर और विक्रम सिंह थे। वे रात के तीसरे पहर में उसी तरह नकाबपोश बने घोड़ों पर सवार चमनगढ़ उमादत के महल में पहुंचे और उमादत से मिले। मेरे शागिर्द ने चुपचाप किसी तरह छुप छुप कर उनके बीच होने वाली बातें सुन ली। बख्तावर सिंह ने उमादत को जो कुछ बताया उसका सार ये है।
बख्तावर और विक्रम सिंह किसी किस्म की खास जानकारी लेने चंपानगर जाते रहते थे। एक दिन अचानक उन्हें मालूम पड़ा कि रक्त कथा बेगम बेनज़ूर के पास है। रक्त कथा का नाम आते ही वे सतर्क हो गए और टो लेने लगे। वे दोनों अपना चेहरा बदलकर बेगम बेनज़ूर के सिपाहियों में शामिल हो गए थे। टो लेते लेते उन्हें कोई एक हफ्ता गुजर गया। इस एक हफ्ते में उन्होंने ये खास बात महसूस की, रात के वक्त रंग महल के एक खास कमरे के चारों तरफ अय्यारों का कुछ विशेष ही पहरा रहता है। उन्होंने मालूम करने की कोशिश की तो 2-3 दिन की मेहनत के बाद वे ये जानकारी हासिल करने में कामयाब हो गए कि रंग महल से उस खास कमरे में बेगम बेनज़ूर के विशेषज्ञ उस कमरे में रक्त कथा को पढ़ने और उसमें लिखे को समझने की कोशिश करते हैं। ये पता लगते ही वे इस चक्कर में लग गए कि वे रंग महल से रक्त कथा किस तरह गायब करें। उनका ये मौका 5वें दिन लगा और वह रात, जिस रात रंग महल से रक्त कथा गायब हुई, उसी 5वें दिन की रात थी। बख्तावर और विक्रम सिंह ने सारा इंतज़ाम दिन में ही कर लिया था। रंग महल की दीवार के पीछे शाम होते ही उन्होंने 2 घोड़े खड़े कर दिए थे। उन्होंने अच्छी तरह ये नोट कर लिया था कि विशेषज्ञ किस वक्त तक कमरे में छुपे रहे। इस बीच विशेषज्ञों के बीच होने वाली बातें भी उन्होंने बखूबी सुन ली थी। जो कुछ उन्होंने सुना था वह भी उमादत को बता दिया। पिशाचनाथ सांस लेने के लिए रुका और फिर आगे बोला। वह और कुछ नहीं, वही जानकारी थी जो विशेषज्ञों ने बेगम बेनज़ूर को बताई थी। यानी बख्तावर और विक्रम सिंह ये जान चुके थे कि बेगम बेनज़ूर के विशेषज्ञ रक्त कथा में लिखा क्या समझ चुके हैं। ये सारी बातें उन दोनों ने उमादत को भी बता दी। इससे आगे बख्तावर और विक्रम सिंह ने रात का दूसरा पहर शुरू होते ही चकमक से खाकी रंग की मोमबत्तियाँ जला दी। कुछ ही देर बाद उन मोमबत्तियों के असर से सारे विशेषज्ञ बेहोश हो गए। वे यानी बख्तावर और विक्रम सिंह रक्त कथा को अपने कब्जे में करके कमरे से बाहर निकले। इससे आगे का किस्सा पहले शागिर्दों द्वारा बयान हाल से मिलता था। कुछ सिपाहियों द्वारा उनका पीछा किया गया। जंगल में छाए अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से चमनगढ़ तक पहुँचने की दास्तान उन्होंने उमादत को कह सुनाई। उन उन दोनों शागिर्दों की खबर ने मुझे बेहद खुश कर दिया। पिशाचनाथ ने आगे कहना शुरू किया। अब मुझे अच्छी तरह मालूम था कि रक्त कथा कहाँ है। अब मैंने खुद चमनगढ़ में घुसकर अय्यारी करने और रक्त कथा हासिल करने का फैसला किया। अपने उस अय्यार को जो बेगम बेनज़ूर के महल में अय्यारी करता था हुक्म देकर चंपानगर भेज दिया। उसे मैंने हुक्म दिया था कि वह ख़ास तौर से शैतान सिंह की कार्रवाइयों पर नज़र रखे। उसके अलावा मेरे और कई शागिर्द थे जो चंपानगर में ही अय्यारी करते थे। मैंने अपने इस शागिर्द को हुक्म दिया कि वह चंपानगर में मौजूद अपने दूसरे साथियों को भी कह दे कि सारे के सारे खास तौर पर शैतान सिंह पर नज़र रखें। अगर इस बात के प्रति सावधान रहें कि शैतान सिंह को उनके बारे में कुछ भी पता ना लगे। उसे यह कहकर मैंने भेज दिया और ख़ुद अपने चेहरे पर बदलाव करके मैं अपने दूसरे शागिर्द के साथ उसी वक्त चमनगढ़ की तरफ चला। अब मैं इस कोशिश में था कि ये पता लगा सकूं कि रक्त कथा उमादत ने कहाँ रखी है। मैं अपने शागिर्दों की मदद से ये जानकारी हासिल करने में लग गया। सारे दिन मैं चमनगढ़ में बालादवी करता और शाम को कुछ देर के लिए मठ पर आता। शाम के वक्त मठ पर अय्यारी में लगे मेरे करीब सारे ही अय्यार इकट्ठे होते थे और विभिन्न जगहों पर होने वाली वारदातों की खबर मुझे देते थे। मैंने अपने अय्यारों को दलीप नगर तक में घुसेड़ रखा था। शाम को सबसे खबरें लेने के बाद मैं रात के दूसरे पहर तक फिर अपने चेहरे पर बदलाव करके चमनगढ़ चला जाता और रक्त कथा की तलाश में बालादवी किया करता। 5वें दिन जब मैं अपने सभी अय्यारों से बातचीत करके निपटा और अपनी सूरत में अकेला रामकली और जमुना से मिलने मकान की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मुझे शैतान सिंह मिला। शैतान सिंह ने मुझसे मिलकर कहा कि रंग महल से रक्त कथा चोरी हो गई है। रक्त कथा चोर होने का उसे मुझ पर शक था। उसने मुझसे कहा कि वह रक्त कथा के चोरों का पता लगाने में लगा हुआ है और अगर ये पता लगा कि रक्त कथा का चोर मैं या मेरा कोई सूबेदार साबित हुआ तो वह सारी दुनिया के सामने मेरा टमाटर वाला भेद खोल देगा। ये सुनते ही मैं उसके सामने गिड़गिड़ा उठा। रो पीट कर मैंने उसे किसी तरह ये यकीन दिला दिया कि रक्त कथा की चोरी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तब कहीं जाकर वह मुझे ये चेतावनी देकर विदा हुआ कि जल्दी वह पता लगा लेगा कि रंग महल से रक्त कथा किसने चुराई है। पता लगने से पहले तो वो बेकारी मेरा भेद किसी पर नहीं खोलेगा, लेकिन अगर चोरी के पीछे कहीं भी मेरा हाथ हुआ तो वो मुझे माफ़ नहीं करेगा। अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने के लिए मैं खूब रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन ये हकीकत नहीं बताई कि रक्त कथा विक्रम और बख्तावर सिंह ने चुराई थी और इस वक्त उमादत के पास है। उससे विदा होकर मैं मकान पर पहुंचा। रामकली और जमुना से मिलने के बाद मैं फिर अपने मुहिम यानी चेहरे पर बदलाव करके चमनगढ़ पहुंचा। आज की रात मैंने रक्त कथा का पता लगाने के लिए एक तरकीब सोची थी। उसी तरकीब को अमल में लाकर मैंने विक्रम सिंह को उसके मकान से बेहोश करके गायब कर लिया था। उसे अपने मठ में लाकर मैंने उसे होश में लाया और उससे ये पूछताछ की कि उमादत ने रक्त कथा कहाँ रखी है। पहले तो वह कुछ भी बताने से इनकार करता रहा, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि उससे जानकारी हासिल करके ही रहूँगा। मैंने उसे खूब तकलीफ़ें दी।
हंटरों से मारा, आंखों में मिर्चें भर दी, नाखून उखाड़ दिए। हाँ, ये बता देना बेहद ज़रूरी है कि जिस वक्त मैं उसे ये तकलीफ़ें दे रहा था उस वक्त भी मैं अपनी असली सूरत में नहीं था। इसी सबब से विक्रम सिंह आज तक भी नहीं जानता कि उसे तकलीफ़ देकर यह भेद पूछने वाला मैं था। मैंने उसे इस कदर तकलीफ़ें दी कि वह टूट गया और उसने बता दिया कि रक्त कथा महफूज रखने के लिए उमादत ने अपने साले और दारोगा मेघराज को सौंप दी है। मेरे ये पूछने पर कि क्या उमादत की नज़रों में रक्त कथा दारोगा मेघराज के पास ज़्यादा महफूज रह सकती है, उसने जवाब दिया कि ऐसी राय खुद मेघराज ने उमादत को दी थी। उसने बताया कि मेघराज ने उमादत से कहा कि रक्त कथा के चक्कर में बहुत लोग रहते हैं। अगर हम इसे किसी आम जगह रखते हैं तो जैसे बेगम बेनज़ूर के यहाँ से हमारे अय्यारों ने इसे गायब किया है, उसी तरह किसी भी दुश्मन या दोस्त के अय्यार इसे यहाँ से भी गायब कर सकते हैं। इस बात पर उमादत ने मेघराज से पूछा कि रक्त कथा को रखने की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ये उस वक्त तक महफूज रखी रहे जब तक हम चाहें। तो मेघराज ने जवाब दिया, आप तो जानते ही हैं जीजा कि आपकी कृपा से मैं एक छोटे से तिलिस्म का दरोगा हूँ। उस तिलिस्म में मेरे अलावा कोई नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से रक्त कथा को दुनिया की पहुँच से दूर और महफूज जगह मेरे तिलिस्म में ज़्यादा अच्छी कोई दूसरी जगह नहीं होगी। उमादत को मेघराज की ये बात जच गई और उन्होंने रक्त कथा मेघराज को सौंप दी है। मेघराज ने उसे तिलिस्म रख दिया है, जहाँ से अब उसे मेघराज के अलावा दुनिया का और कोई दूसरा आदमी कभी नहीं निकाल सकता। इतनी जानकारी लेने के बाद मैंने विक्रम सिंह को बेहोश कर दिया। उसे कंधे पर लाद कर मैं चमनगढ़ की सरहद पर डाल आया और वापस मठ पर आकर मैं ये सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना है। सारी रात सोचते रहने के बाद मैंने ये फैसला किया कि अब मेघराज को ही पकड़ना होगा। मैंने फैसला कर लिया कि अगली अगली रात को जाकर मैं सीधा मेघराज को पकड़ूंगा। यह फैसला करके सुबह के वक्त मैं अपने मकान पर रामकली और जमुना के पास चला गया। रोज़मर्रा के कार्यों से फारिग होकर मैंने खाना खा लेने के बाद सोने की तैयारी में था कि राजा दलीप सिंह के सिपाहियों का काफिला मेरे घर पहुंचा और मुझसे कहा कि महाराज दलीप सिंह ने मुझे फ़ौरन इसी वक्त याद किया है। मैं अपने कामों में व्यस्त रहने के सबब से काफ़ी दिन से दलीप नगर नहीं गया था। मैंने काफ़ी आनाकानी की, कहा कि दिन में किसी वक्त मिल लूँगा, मगर सिपाही नहीं माने और कहने लगे कि महाराज को मुझसे कोई बहुत ही ज़रूरी और गुप्त काम है। उन्होंने मुझे फ़ौरन तलब किया है। मुख्तसर यह है कि मुझे फ़ौरन उसी वक्त सिपाहियों के साथ दलीप नगर जाना पड़ा। दलीप नगर से दलीप सिंह से मिलकर जब मैंने बात की तो मेरे तरद्दुद का कोई ठिकाना नहीं रहा। रहता भी कैसे। दलीप सिंह ने मुझसे कहा कि रक्त कथा उनके पास है। तो चलिए दोस्तों, देवकांता संतति के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग और 7वें बयान में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।